ओके सर, आपको ये पता चल गया ना। एक तो ये आपको ये यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट वाला ग्रुप देख लेना है, कि गेट जियो फिजिक्स वाला जो टारगेट ग्रुप है इसको ले लेना, और एक एजुकेशन एंड मोटिवेशन वाला ग्रुप ले लेना। ओके, तो यहाँ से तो आपको मटेरियल मिल जाएगा काफी। उसके अलावा ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना। इसका आंसर बताओगे? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है गेट का, इसका आंसर क्या होगा? द शेप ऑफ द अर्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो इसका आंसर डी हो जाएगा ना, ओब्लेट स्फेरॉइड। राइट नेहा, टीएफआई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द करेक्ट एल्टीट्यूड फॉर ए बैट। तो इसको देखने से ही लग रहा है ना ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है। राइट, तो ऐसे Yes, sir. क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली स्किप कर दीजिएगा। ओके, ये हवाई आइसलैंड चाइनीज रिजल्ट, तो इसको स्किप कर देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द इलेक्ट्रोड आर यूनिफॉर्मली स्पेस। तो बताओ ये क्वेश्चन जियोलॉजी का है या जियो फिजिक्स का है? So geophysics का. ये जियो फिजिक्स है, और जियो फिजिक्स में भी कौन से टॉपिक का है बता सकते हो क्या? कौन से मेथड में से पूछा गया है ये क्वेश्चन? Electrical methods. ये इलेक्ट्रिकल मेथड का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिकल मेथड में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द इलेक्ट्रोड आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो अपने को ये पता चला कि जो 4 कॉन्फ़िगरेशंस है इलेक्ट्रोड कॉन्फ़िगरेशन, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। कितने कॉन्फ़िगरेशन है? 4 कौन से बताओगे एक बार? एक तो विनर कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड वन बताइए। Sir, one is pole dipole, one is pole and शायद एक slumberger. यही जो options पोल दिए है, हुए हैं, these are the options. स्लिमबर्गर एरे, वेनर, पोल डाइपोल एंड पोल पोल है ना। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। Slumberger में. नहीं नहीं, ये विनर वाला होता है ना, Winner वाला ना? हाँ, okay ध्यान sir. रखिए ना। हाँ, तो इन Yes, चारों तो को वो. अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाँ. से क्वेश्चन हर बार आता है, रिपीट होगा। जो 4 कॉन्फ़िगरेशन है उनको अच्छे से देख लो, उनके जो फॉर्मूलाज है ना, वो उन फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लेना। ओके, उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आपको सॉलिड का है, वैसे जियोलॉजी का क्वेश्चन है। ये भी जियोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। तो गेट के जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, तो जियोलॉजी वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको स्टक नहीं होना है। ओके, उनको आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। फिर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिपिक्ट्स द जियोमैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, एंगल्स। ओके, तो ये क्वेश्चन बताओ कौन से मेथड से पूछा गया है? जियो फिजिक्स का है या जियोलॉजी का क्वेश्चन है ये? टी वाईफाई, नेहा। So, this question is from the magnetic methods. ओके, मैग्नेटिक मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है आपको। एंड यहाँ पे आपसे पूछा गया डिक्लाइनेशन और इंक्लाइनेशन के बारे में। तो बताओ डिक्लाइनेशन क्या होता है और इंक्लाइनेशन क्या होता है? बता सकते हो क्या? एनीवन? बताइए, अराबली, नेहा, टी वाईफाई। हेलो। Sir, declination is the how much the effective uh, vector or the value of the altitude we are taking is uh, horizontal से मतलब वो कितना dip है. This is the angle of declination, I think. A little bit of confusion in this diagram actually. ओके, और इंक्लाइनेशन? और सर हॉरिजॉन्टल के साथ जो होता है दैट इज द हॉरिजॉन्टल का जो आपके जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के साथ एंगल होता है दैट इज आई थिंक इंक्लाइनेशन. तो आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो क्या, इनमें जो अभी हमने देखा था डायग्राम, उनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? कुछ आइडिया लगा सकते हो क्या? सर दो डायग्राम्स तो इसमें रॉन्ग है.
दो डायग्राम तो करेक्टली गलत दिए हुए हैं, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ जो एंगल्स दिए हुए हैं वो तो नहीं होता है, सारे जो एंगल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनते हैं। ओके, यस सर। अराबली कम आइडिया है सर इसके बारे में। आइडिया नहीं है इसका? तो ये आपका टेलफोर्ड की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 3 है, मैग्नेटिक मेथड वाला चैप्टर है। ओके, देखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन पूछा है आपसे जियोमैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और इंक्लाइनेशन क्या होता है, ठीक है। और यस सर, ये तो सर ये जो हॉरिजॉन्टल का जो डिप है एफ के साथ, दैट इज आई, और जो हॉरिजॉन्टल का नॉर्थ पोल के साथ, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के साथ जो एंगल है, दैट इज डी। देखो यहाँ से देखो, जो आपका जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। वो जो वेक्टर होता है उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं ना। अगर अपन कार्टेजियन कंपोनेंट की बात करें, कार्टेजियन कंपोनेंट की बात करें तो बोलेंगे एक्स वाई और जेड कंपोनेंट है। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, देन वी विल टेक दैट आर थीटा एंड फाई। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हमने एक तो एक्स एक्सिस डिफाइन किया है, एक हमने वाई एक्सिस डिफाइन किया है, एक हमने जेड एक्सिस डिफाइन किया है, और यहाँ पर ओरिजिन है। ओके, अरावली समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। हाँ, तो जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे। बेसिकली अगर हम यहाँ पर ओरिजिन ले ले तो हमने बोला एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है वो किस तरफ है, जहां पर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। अगर ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ का रोटेशन एक्सिस है, तो हम दो टाइप की चीजें बोल सकते हैं, एक तो जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, एक जियोग्राफिक साउथ होगा, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, एक मैग्नेटिक साउथ होगा, राइट। तो ये जो एक्स एक्सिस है वो हमने माना है कि जियोग्राफिक नॉर्थ के ऊपर है, वाई एक्सिस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, और जो जेड एक्सिस है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, जेड एक्सिस जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। ओके, तो ये तो हमने डिफाइन किया कार्टेजियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अगर हमें स्फेरिकल कंपोनेंट के फॉर्म में डिफाइन करना है, तो स्फेरिकल में देखो दो तो एंगल होंगे थीटा एंड फाई, और एक अपना रेडियस होगा। तो ये जो दो एंगल है थीटा और फाई, इन्हीं दो एंगल को हमने बोला है, एक को तो बोला है डिक्लाइनेशन और एक को बोला है इंक्लाइनेशन। तो डिक्लाइनेशन देखो यहां से देख पा रहे होगे आप, एक्स एक्सिस जो आपका जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इनके बीच का जो एंगल है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, उनके बीच का जो एंगल है उसको हमने बोला है डिक्लाइनेशन। बताइए अरावली, क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। मतलब इसी तरह कि से जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन बेसिकली क्या है, जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उससे, और जो आपका जो टोटल फील्ड है एफ, एफ हमने यहाँ पे बोला है, एफ बोला है टोटल फील्ड इंटेंसिटी को, टोटल फील्ड इंटेंसिटी। टोटल फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल से, ऐसे मानो कि आपका हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे है, कितना डिप है उसके अंदर, तो उसको हमने डिफाइन किया इंक्लाइनेशन से। वर्टिक जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वहां से लेके और जो टोटल फील्ड है उनके बीच का जो एंगल है आई, तो उसको हमने बोला है इंक्लाइनेशन। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जो आपका जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा द मैग्नीट्यूड जो है ना इस फील्ड का, जो आपका जो मेन फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो हमने डिफाइन किया है एफ से। एक होता है उसके अंदर इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन को डिप भी बोल देते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ द नीडल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे की तरफ झुका हुआ है उसको हमने इंक्लाइनेशन बोल दिया है। एंड द एंगल इट मेक्स विद द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, तो जो आपका अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उनके बीच का जो एंगल है उसको हमने बोला है डिक्लाइनेशन डी। तो इन 3 चीजों से हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, बताओ ये क्लियर है क्या? यस सर। तो अब इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो ना। देखो यहाँ पे चलते हैं, अभी देखो हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं ना। तो ये यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस किस तरफ था याद है क्या? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ था ना। और ये जो एच था वो क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ओके, और जेड एक्सिस कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वाई एक्सिस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो बताओ ये डिक्लाइनेशन ठीक है क्या? यस सर। डिक्लाइनेशन की डेफिनेशन अभी हमने देखा ना, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ हाँ पोल सर, के ये बीच का डेफिनेशन एंगल। है सर। और इंक्लाइनेशन क्या होता है? जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है कितना डीप है नीचे, तो ये तो एफ इंक्लाइनेशन वाला है। ये तो। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है क्या? हाँ
बताइए, हाँ सर। है ना। बाकी ऑप्शन देखो रॉन्ग क्यों है वो देखते हैं ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिक्लाइनेशन है वो एच और वाई के बीच का एंगल है, तो क्या ये बात ठीक है क्या? बताइए अराबली, नहीं ये सर, जो वो ऑप्शन एच नंबर और बी वाई है के बीच में उसमें होता क्या है। चीज रॉन्ग है? उसमें इंक्लाइनेशन रॉन्ग है या डिक्लाइनेशन रॉन्ग है? नहीं नहीं, इसमें डिक्लेरेशन रॉन्ग है सर, एच इसमें और वाई के बीच डिक्लाइनेशन में, रॉन्ग दिया एच और हुआ है, वाई के बीच में होना डिक्लाइनेशन। चाहिए। हाँ, और ये जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें देखो, उसमें इंक्लाइनेशन भी रॉन्ग दे दिया और डिक्लाइनेशन भी रॉन्ग है। और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें देखो इंक्लाइनेशन भी रॉन्ग दे दिया और डिक्लाइनेशन भी रॉन्ग दे दिया। तो समझ में आया आपको ये ऑप्शन नंबर ए क्यों ठीक है? और इसका डेफिनेशन समझ में आया क्या, जो अभी हमने टेलफोर्ड की बुक से देखा? यस सर। हाँ, तो यहाँ से इसको वापस से देख लीजिएगा। ओके, इसी तरह से देखो और क्या क्वेश्चन है इसमें। ये मैं आपको ना गेट का एक पेपर बता रहा हूँ, आप इसी वे में सोल्व करना तो आपको इजी रहेगा। कोई क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चन किस टॉपिक में मिल रहा है, तो बुक को खोलिए एंड देन वो टॉपिक को पढ़ना अच्छे से और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, तो इजी मेथड रहेगा। और जो इसमें जियोलॉजी वाले क्वेश्चन है उनको स्किप कर दो, सिंपल सा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉगिंग मेथड इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द पोरोसिटी। तो नेहा बताओ ये क्वेश्चन किस टॉपिक में से पूछा गया है, कौन से मेथड का टॉपिक है ये? Sir, well logging. दिस इज द ओके। अरावली आपको पता है क्या, वेल लॉगिंग के बारे में कुछ आइडिया है क्या? नहीं सर। नहीं पढ़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, विल टॉक अबाउट दैट। टी वेफाई आप बताइए, मानी प्रसाद, यस सर। वेल लॉगिंग पढ़ा क्या आपने? यस सर। ओके, टी वेफाई, अभी तक नहीं सर। अभी तक नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम। ओके, नेहा बताओ कौन सी बुक अच्छी है वेल लॉगिंग के लिए? सर वेल लॉगिंग के लिए तो जनरली सर मैंने तो एक नोट्स थे ना जो एजुकेशन एंड मोटिवेशन वाले ग्रुप में, ओके, उससे रीड किया था। बट सर है बुक इसके अंदर, एक फिलिप करके है। एंड सर वन सेकेंड, गिव मी जस्ट वन सेकेंड। सर एस्क्विथ भी अच्छी है इसकी, और एक और एक सर ओके। देखो आप है ना इन तीनों बुक में से कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखो यहाँ पे बुक लिखा हुआ फंडामेंटल ऑफ वेल लॉगिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एक्विजिशन नाम से। वो आप ये सारी बुक्स आपको उस पे मिल जाएगा। पोल ग्लोवर पेट्रो करके भी एक बुक है यहाँ पे, सर पोल ग्रोवर, यस सर। यही बुक है ना? ओके ओके, यस सर। सो इस बुक में से पढ़ सकते हो। उसके अलावा टेलफोर्ड का लास्ट चैप्टर है वो भी वेल लॉगिंग के ऊपर बेस्ड है। ओके, और जो आपका कैरी ब्रुक है उसका भी एक चैप्टर है वेल लॉगिंग के ऊपर ही बेस्ड है टॉपिक। तो वहां से भी क्वेश्चन देखो क्या पूछा है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। ये वाला जो कंसेप्ट है ना बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल लॉगिंग मेथड इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द पोरोसिटी। तो बेसिकली क्या पूछा है इन्होंने, वेल लॉगिंग मेथड काम में ले रहे हैं अपन। वेल लॉगिंग मेथड में ऐसे कौन से मेथड है जिनसे हम पोरोसिटी पता कर सकते हैं? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोरोसिटी होती क्या है, राइट? तो नेहा बताओ पोरोसिटी क्या होती है? सर पोरोसिटी का मतलब होता है द पोरस, दैट इज अगर कोई भी आपके पास रॉक है तो उनके अंदर क्या होता है कि जो आपके मटेरियल है उसके बीच में गैप होता है। अब उसके बीच में बहुत सारी चीजें फिलअप हो सकती हैं, जैसे ऑयल, वाटर, बहुत सारा कंटेंट। जैसे आपके पास स्पॉन्ज होता है, तो वो स्पॉन्ज जो है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोरोसिटी। तो जब आप उसे पानी में डालते हैं तो उसके अंदर जितने भी बीच में छेद होते हैं, होल होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। सो दैट कैन एक्सप्लेन पोरोसिटी। हाँ, गुड गुड। तो देखो ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने कुछ पत्थर डाल दिए, ठीक है? कुछ ऐसे मानो यहाँ पे हमने कुछ पत्थर डाल दिए। कंटेनर के एग्जाम के लिए ऐसे ग्लास मान लो कुछ भी, उसके अंदर हमने पत्थर पूरा ऊपर तक भर दिया, ठीक है उसको। अब बताओ क्या इसके अंदर खाली जगह है क्या? क्या इसके अंदर इम्पिटी स्पेस है? हाँ सर। कहाँ है इसके अंदर इम्पिटी स्पेस बताओ? ये जो दो स्टोन्स है उनके बीच में खाली जगह है ना। तो क्या आप इसके अंदर एक गिलास पानी डालोगे, इसके अंदर अगर हम वाटर डाले ऊपर से, तो क्या वाटर इसके अंदर फिल हो जाएगा? हाँ सर, हो चांसेस जाएगा ना। काफी है। तो वो वाटर कितना स्पेस, कितना वाटर इसके अंदर फिल हो सकता है? एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने पहले तो स्टोन्स डाल दिए, स्टोन को पूरा ऊपर तक स्टोन्स डाल दिए,
लेकिन अब भी इसके अंदर कुछ खाली जगह रह गई ना, जहाँ पे लिक्विड बोल सकते हो, वाटर या ऑयल यहाँ पे आ सकता है। तो ये जो खाली जगह है ना, ये इम्पिटी स्पेस कितना है, तो ये जो इम्पिटी स्पेस का जो वॉल्यूम है उसको हमने बोला है पोरोसिटी। नेहा, इज इट राइट? Yes, sir. राइट। तो अब आपसे पूछा है कि वेल लॉगिंग में ऐसे कौन सा मेथड है जिससे पोरोसिटी को पता नहीं कर सकते। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोरोसिटी किस किस मेथड से हम पता कर सकते हैं, राइट? एनी आइडिया? देखो ये जो बुक है इसका तो चैप्टर नंबर 2 है, पोरोसिटी के ऊपर है, राइट? सो इसको देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है पोरोसिटी का, दिख रहा है क्या आपको? इज इट विजिबल? Yes, sir. The porosity of a rock is the fraction of the volume of space between the solid particle of the rock to the total volume of total rock volume. Okay, it is basically क्या है? फ्रैक्शन है। पोरोसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे? पोरोसिटी एक फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है? आपके पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल फिल किया हुआ है, तो उसका टोटल वॉल्यूम लिक्विड का कितना, ये जो कंटेनर है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? The porosity of the rock is the fraction, it is a ratio है of the volume of the space between the solid particle of the, इनके बीच में खाली जगह पे कितनी है वो वाला वॉल्यूम, और जो टोटल वॉल्यूम है उन दोनों का जो रेशियो है उसको हम डिफाइन करते हैं पोरोसिटी से। ओके, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पोरोसिटी को डिटरमाइन करने के जो मेथड है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो। थोड़ा सा आगे चला गया। सर इसके इंडेक्स में भी सारे मेथड्स दिए हुए थे। इसी के इंडेक्स में क्या? और यस सर, जो ये बुक है ना इसके इंडेक्स में सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। जो पोरोसिटी के लिए है? यस सर। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये मेथड दिए हुए हैं ना। देखो एक तो इसमें टेम्परेचर लॉगिंग है, कैलिपर लॉगिंग होता है, रेडियो एक्टिव लॉगिंग होता है, टोटल गामा लॉगिंग होता है, स्पेक्ट्रल गामा रे लॉगिंग होता है, फॉर्मेशन डेंसिटी लॉग होता है, लिथो डेंसिटी लॉग होता है, एक इसमें होता है न्यूट्रॉन लॉग, एक इसमें होता है सोनिक लॉग, एक इसमें होता है रेजिस्टिविटी सेल्फ पोटेंशियल लॉग, और एक है इलेक्ट्रिकल लॉगिंग, राइट? तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है हमसे, देखो ने पूछा है कि जो पोरोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए आप कौन सा मेथड काम में लेते हो ना। तो बताओ इसका आंसर, यानी आइडिया है क्या आपको? तो बेसिकली ध्यान रखना कि आप सोनिक लॉगिंग, न्यूट्रॉन सोनिक लॉगिंग नहीं होगा सर। और गामा गामा लॉगिंग, ये तीनों मेथड ऐसे हैं जिससे आप पोरोसिटी को मेजर कर सकते हो। देखो अभी इसका आंसर भी साथ में दिया हुआ है, देखो अभी इसका आंसर ही देखते हैं ना हम कहाँ पे है। ये मिलेगा अपने को पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर देखना 8 है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर बी हो जाएगा। सेल्फ पोटेंशियल मेथड है, उसको हम पोरोसिटी के डिटर्मिनेशन में काम में नहीं लेंगे। ओके,
जो आपका सेल्फ पोटेंशियल मेथड है, सेल्फ पोटेंशियल लॉग है, वो कहाँ कहाँ काम में आ रहा है? इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ परमिएबल बेड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ RW, RW क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर, इंडिकेशन ऑफ सेलिनेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड कोरिलेशन। सेल्फ पोटेंशियल मेथड इन चार चीजों में यूज में आता है। तो बेसिकली क्या ध्यान में रखोगे कि जो आपका पोरोसिटी है, पोरोसिटी, राइट, पोरोसिटी को डिटरमाइन करने के तीन मेथड हैं, गामा गामा लॉगिंग है, सोनिक लॉगिंग है, ओके, और थर्ड वन कौन सा था आपका? न्यूट्रॉन लॉगिंग है। क्लियर है क्या? बताओ। अरावली, नेहा, TFI बताइए। सर हमको वो नहीं समझ में आ रहा, पोरोसिटी का सोनिक कैसे, क्या मतलब? क्या बोल रहे हो? सोनिक, न्यूट्रॉन और गामा गामा ये किस तरह से काम करता है सर, तो बता देते प्लीज। हाँ, ये किस तरह से काम करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए? ओके ओके, थोड़ा डेप्थ में चलेंगे इसके। हाँ सर, जरूरी है। ओके ओके, तो देखो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉगिंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोरोसिटी। तो ध्यान रखिएगा, गामा गामा लॉगिंग, न्यूट्रॉन लॉगिंग और सोनिक लॉगिंग जो है इनको अपन काम में लेते हैं, SP लॉगिंग को मेथड को काम में नहीं लेंगे। और इसके लिए हम चलते हैं, देखो यहाँ पे इसका पेज नंबर चलते हैं हम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अरावली देखो, ये देखो न्यूट्रॉन लॉगिंग जो मेथड है आपका, उसको देखिएगा। न्यूट्रॉन लॉगिंग मेथड है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इंडेक्स लॉग भी बोलते हैं इसको। द न्यूट्रॉन लॉग इंडिकेट करता है पोरोसिटी, पोरोसिटी को पता करता है न्यूट्रॉन लॉगिंग मेथड। कैसे पता करेगा? बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ये जो न्यूट्रॉन लॉग है बेसिकली क्या करेगा? हाइड्रोजन की अमाउंट को पता करेगा, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड फिलिंग द फोर पोर स्पेसेस। ये लाइन ठीक है, समझ में आ रही है क्या? राबली, नेहा, नेहा आपने पढ़ा है क्या पहले ये मेथड, न्यूट्रॉन लॉगिंग? सर सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन। ओके, देखो क्या होता है बेसिकली, देखो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपके पास में क्या है, सबसे पहले आपको ये पता है क्या वेल लॉगिंग होता क्या है? वेल लॉगिंग मेथड होता क्या है, पहले ये बताओ। यस सर, हम एक बोर होल बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और फिर उसके अंदर हम सर जैसे अगर हमारा एक्टिव मेथड है तो हम उसमें रेज भेजेंगे, और हम डिटेक्ट करेंगे। जैसे अगर SP है तो हम डिटेक्ट करते हैं कि जो पोरस सब्सटेंसेस है वहां पर जो मटेरियल प्रेजेंट है क्या वो कंडक्टिंग है नेचर में, और अगर रेजिस्टिव है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, एंड ऑल दोज थिंग्स। वो एक्चुअली SP जो है वो एक रेजिस्टिव मेथड है। ओके, और जो न्यूट्रॉन है, जो गामा रे है, और जो सोनिक मेथड्स हैं, वो ये बताते हैं कि आपके जो ये पोरस जितनी भी पोरोसिटी वहां पर ऑक्यूपाइड है उनमें जो मतलब किस तरीके का सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकता है, या फिर वहां पर अब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे न्यूट्रॉन लॉग है वो हाइड्रोजन का अब्जॉर्प्शन बताता है, क्योंकि एनर्जी रिड्यूस हो जाती है जो वापस से रेज रिफ्लेक्ट होकर आती है उनकी। और इस तरीके से मतलब ये काम करता है सर, तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी नॉलेज है। ओके ओके, गुड। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो अपने जियो फिजिकल मेथड्स है वो हम बेसिकली या तो सरफेस पे वर्क करते हैं, या फिर हम उसका एयरबोर्न सर्वे करते हैं, या फिर हम उसका मेराइन सर्वे करते हैं, राइट। तीन टाइप के सर्वे करते हैं। सरफेस का मतलब हम अर्थ का जो सरफेस है वहां पर रहकर जो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके अगर अपन जियो फिजिकल सर्वे कर रहे हैं तो वो सरफेस पे सर्वे हो गया। एयरबोर्न सर्वे मतलब अपन एयर के अंदर सर्वे करते हैं बाय यूजिंग द हेलीकॉप्टर, ओके। एंड मेराइन सर्वे में क्या होता है, अपन शिप्स यूज में लेते हैं, एंड देन शिप्स के थ्रू अपन पानी के अंदर बोल सकते हो, या फिर समुद्र में, ओशियन के अंदर अपन ये जियो फिजिकल मेथड को यूज में लेते हैं। इसी के अलावा एक मेथड होता है वेल लॉगिंग,
एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं वेल लॉगिंग। ओके, देखिएगा एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं वेल लॉगिंग। इसमें क्या होता है, ये आपका अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस के अंदर आप एक यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कुछ खड्डे जैसा कुछ करोगे, यहाँ पे एक बोर बनाओगे ना, एक बोर बना के इस बोर के अंदर आप एक इंस्ट्रूमेंट डालोगे, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, अगर आपका न्यूट्रॉन लॉग है बेसिकली, समझो इसको न्यूट्रॉन लॉग अगर है, न्यूट्रॉन लॉग का मतलब कि आप एक सोर्स लोगे, एक सोर्स लोगे किसका, न्यूट्रॉन का। समझ पा रहे हो, एक बोर आप बनाओगे, यहाँ पर आप एक सोर्स रखोगे, वो जो सोर्स है बेसिकली क्या है, यहाँ से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, एक तरीके से रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें से न्यूट्रॉन निकलेंगे। वो न्यूट्रॉन निकलेंगे तो ये जो आपका जो सब सरफेस है, ऐसे मानो कि यहाँ पर तो आपने बोर बनाया, उसके आसपास भी तो कुछ रॉक्स होंगी ना, बताइए, इसके आसपास कुछ रॉक्स होंगी ना, रॉक्स या फिर कोई मिनरल्स होगा वहां पे, राइट। तो ये यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसके जो आसपास की रॉक्स है उससे टकराएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रॉक है उससे टकराएगा, टकरा के स्केटर होके वापस किसी डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर हम एक डिटेक्टर लगाएंगे। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ दिख रहा है क्या अरावली? Yes, sir. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर ये, क्या बोल रहे हो? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये लाइन। ओके ओके, रुको थोड़ा अलग जगह पे बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा, देखो यहाँ पर एक, देखो एक आपने बोर लॉग बनाया, एक बोर बनाया, यहाँ पे आपने एक सोर्स रखा, ये आपका कौन सा लॉग है, ये आपका डेंसिटी लॉग है ना, ठीक है, हम न्यूट्रॉन लॉग की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बोर बनाया, अभी दिखाई दे रहा होगा ना इसीलिए, ओके। यहाँ पर आपने क्या किया, एक न्यूट्रॉन का सोर्स लगाया, एक सोर्स है जहां से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, वो न्यूट्रॉन इसके आसपास की ये जो सब सरफेस है इसके आसपास कुछ रॉक्स होंगी, उन रॉक से टक्कर करेगा, उन रॉक से स्केटर होगा, स्केटर होके दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर लगा रखा है, यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर लगा रखा है जहां पर वो डिटेक्ट हो जाएगा। अब बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन स्कैटर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई स्कैटरिंग पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन किससे स्कैटर होगा, न्यूट्रॉन उसी से स्कैटर होगा जो अपने खुद के साइज का पार्टिकल। अगर हम बात करें सिर्फ इलास्टिक स्कैटरिंग की, अगर हम बात करें इलास्टिक स्कैटरिंग की, तो इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब न्यूट्रॉन उसी पार्टिकल से स्कैटर होगा जो इसी की साइज का है। तो न्यूट्रॉन के साइज का, न्यूट्रॉन के मास जैसा दूसरा पार्टिकल कौन सा है बताओ? प्रोटॉन है सर। हाँ प्रोटॉन है ना। तो बेसिकली अगर आपका सब सरफेस के अंदर कहीं रॉक के अंदर अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन एटम है, समझ पा रहे हो इसको, हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम कहाँ मिलेगा, हाइड्रोजन एटम आपको मिलेगा वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर जो है उसमें H2O होता है। समझ पा रहे हो इसको, अगर कोई रॉक है, रॉक के अंदर खाली जगह है, अगर रॉक है, रॉक के अंदर पोर्स है, पोरस है, पोरस का मतलब इसके अंदर खाली जगह है, और खाली जगह के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया है, और अगर पानी इकट्ठा है इसका मतलब उसके अंदर H2O है, H2O है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो जो न्यूट्रॉन निकलेगा सोर्स से वो हाइड्रोजन से स्कैटर होगा, उसके बाद डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इस रॉक के अंदर वाटर होगा उतने ही ज्यादा स्कैटर्ड न्यूट्रॉन हमें मिलेंगे डिटेक्टर के पास, जितना कम वाटर होगा इसके पास उतने ही कम स्कैटर्ड न्यूट्रॉन ये मिलेंगे न्यूट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट? तो और जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम है H2O का, वाटर कितना ज्यादा है, वाटर जितना ज्यादा होगा उतनी ही पोरोसिटी ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खाली जगह जितनी ज्यादा है उतना ही पानी ज्यादा होगा, उसमें वाटर ज्यादा होगा, जितनी खाली जगह ज्यादा है, जितना पोरस स्पेस ज्यादा है उतनी ही ज्यादा उसकी पोरोसिटी होगी। तो बेसिकली पोरोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, पोरोसिटी डिपेंड कर रही है वाटर कितना है किसी रॉक के अंदर। वाटर जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा न्यूट्रॉन स्केटर होगा, जितना ज्यादा न्यूट्रॉन स्केटर होगा डिटेक्टर में उतना ही ज्यादा डिटेक्ट होगा। तो हम इन न्यूट्रॉन जो स्केटर्ड न्यूट्रॉन है उनकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके, बेसिकली जो स्केटर्ड न्यूट्रॉन है, स्केटर्ड जो न्यूट्रॉन है आपके, उनकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके और हम पता कर सकते हैं कि पोरोसिटी कितना है। बताइए समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? यस सर। नेहा, TFI बताइए, अराबली। Yes, sir. हाँ सर, क्लियर हो गया काफी, अब समझ में आया अच्छा से। हाँ इसी तरह से आप सोनिक लॉगिंग पढ़ लीजिएगा थोड़ा, है ना, कर लोगे क्या?
तो सोनिक में क्या मतलब कि हम लोग सोनिक भेज मतलब आवाज भेजेंगे या फिर कोई फ्रिक्वेंसी हाँ, भेजेंगे क्या? सोनिक का मतलब हम सोनिक वेव्स, समझ पा रहे हो? हाँ तो फ्रिक्वेंसी। देखो अभी इसमें होगा वो मेथड। नेहा पता है क्या कौन से पेज पर है? सोनिक इसके बाद है शायद, न्यूट्रॉन लॉक के बाद है इसके बाद है। वो, शायद, आई डोंट नो। उसकी उसमें दिया हुआ इंडेक्स में। अच्छा, टेलफोर्ड का है ना ये तो। हाँ, टेलफोर्ड में, टेलीफोन वाले। टेलफोर्ड में आइडिया नहीं है। कोई और मेथड कौन सा था अपने पास यहाँ पे? एक तो गामा गामा था, एक गामा सोनिक गामा था और एक लोगिंग। न्यूट्रॉन लॉक, और एक एचपी भी था। वो एसपी तो यूज नहीं करना है ना? हाँ, ये देखो ये डेंसिटी लॉग है। जो जो अपना फोर्थ ऑप्शन था ना, गामा गामा लॉगिंग, उसको दूसरा नाम भी होता है, उसका डेंसिटी लॉग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, गामा गामा लॉगिंग भी बोलते हैं इसको, और इसी का दूसरा नाम होता है डेंसिटी लॉग। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द पोरोसिटी। क्लियर है? बताइए। यस सर। गामा गामा लॉगिंग, जिसको डेंसिटी लॉग भी बोलते हैं, और ये यूज में लिया जाता है पोरोसिटी को डिटरमाइन करने में। अब देखो अच्छा, कैसे इसको डिटरमाइन करते डेंसिटी लॉक हैं। क्यों कहते हैं? हाँ, इसको डेंसिटी लॉग क्यों कहते हैं, देखो इसमें रीजन लिखा हुआ है नीचे। अभी बात करते हैं, देखो इसके। तो यहाँ पे है इसका। तो इसका वन ऑफ द रीजन हम दे सकते हैं मतलब कॉमन हाँ, सेंस के वजह से। बताइए। सर देखिए सर, इसको जिस तरह से देख रहे हैं कि डेंसिटी सब चीज का वेरी करता है, जैसे सॉल्ट का, लाइमस्टोन का, साथ का, मराइन साथ, जो भी है, मतलब हर चीज का डेंसिटी वेरी करता है। अगर हम रेडिएशन भेज रहे हैं और रेडिएशन को कितना पेनिट्रेट कर रहा है उसको अगर हम मेजर कर रहे हैं, मतलब कि हम उसका डेंसिटी के बेसिस पे रेडिएशन को का ये इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए वो डेंसिटी लॉग कह सकते हैं। ओके ओके, देखो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वाली लाइन को पढ़ो। जो हम ये जो गामा गामा लॉगिंग कर रहे हैं, जिसको डेंसिटी लॉग बोल रहे हैं, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने न्यूट्रॉन लॉगिंग में न्यूट्रॉन का सोर्स भेजा था, इसी तरह से हम यहाँ पे गामा रेस यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे। ओके, तो जो गामा रेस स्केटर्ड होके जो अपने पास वापस आएगी, डिटेक्ट होगी, वो बेसिकली होगा। देखो पहले तो ये बताओ, गामा रे का इंटरेक्शन मैटर के साथ कितने टाइप से होता है? गामा रे का जो इंटरेक्शन होता है कितने टाइप से होता है मैटर के साथ में, पढ़ा है क्या आपने? 3 टाइप का पढ़ा यस, है क्या? 3 टाइप का होता है, फोटो इलेक्ट्रिक पेयर प्रोडक्शन, एक तो फोटो और इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, हाँ, एक एक पेयर क्वांटम प्रोडक्शन स्कैटरिंग होता होता है, है। और एक और होता है। होते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन, राइट? हाँ यस तो सर, ये यस जो सर, एक आपका कॉम्पटन भी। हाँ यस सर, यस सर। ये वाला जो मेथड है गामा गामा लॉगिंग, उसमें जो स्कैटरिंग होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गामा रे फ्रॉम द सोर्स इंटरेक्ट विद द एलिमेंट इन द रॉक मेनली बाय द क्वांटम स्कैटरिंग। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कि जो गामा गामा लॉगिंग है उसमें कौन सी स्कैटरिंग प्रेफर करते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? क्वांटम यस स्कैटरिंग को सर। अपन बेसिकली का ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो आप पूछ रहे हो कि डेंसिटी लॉगिंग क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि जो आप गामा रे को डिटेक्ट करोगे, जो डिटेक्टेड गामा रे है उसकी जो इंटेंसिटी है, डिटेक्टेड गामा रे की इंटेंसिटी, फॉर्मूला पता है क्या? इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द रॉक डेंसिटी। समझ पा रहे हो इसको? इंटेंसिटी जो गामा रे की आप डिटेक्ट करोगे, वो बेसिकली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल सकते हो, जो आपकी रॉक है उसकी डेंसिटी का फंक्शन है। तो बेसिकली हमें इससे डेंसिटी भी पता चल जाती है, इसीलिए हम इसको डेंसिटी लॉगिंग भी बोल देते हैं। बताइएगा, तो क्लियर है क्या? मतलब सर, हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी अगर रॉक की डेंसिटी ज्यादा है? हाँ। ओके ओके ओके, यस सर, तो अब्जॉर्प्शन कम होगा मतलब। हाँ, वैसा कुछ है ना। फिर देखो इसमें क्या है। ओके, तो ये देख लोगे ना आप, इसे थोड़ा, इसको थोड़ा सा यस स्टडी सर, कर लो। यस ये सर, यस सर, वो porosity हम कर कैसे। लेंगे। यस सर, यस। ओके अरावली, आप यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा इसको। ओके, जी सर, टेलफोर्ड बुक है ना सर, हम देखेंगे 627 पेज नंबर। क्या बोल रहे हो? टेलफोर्ड बुक है ना सर ये, हम हाँ, देख सकते टेलफोर्ड वाली बुक है ये। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पोरोसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो इन्होंने यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया ना, कि पोरोसिटी डिटरमाइन करने के काम आता है। फिर आपका क्या होगा, ये 4 वैल्यूज दी हुई होगी, डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स, डेंसिटी ऑफ बल्क, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे 3 तरीके की डेंसिटी है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक है?
मेंस के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वैल्यूज गिवन होती है और आपसे पोरोसिटी फाइंड आउट करवा लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। पोरोसिटी, अगर हमें डेंसिटी पता चल गई तो हम पोरोसिटी भी पता कर लेंगे। क्लियर है क्या? इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, टी वाईफाई बताइए, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, उसके बाद हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? सर हमको लग रहा है कि वो सो गया। नहीं सर, हाँ समझ में आ गया। ओके ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या बोल रहा है। पीसीपी, एससीएस एंड पीसीपी phases आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। अराबली आप बताओ, पढ़ा है क्या आपने इसको? आई थिंक नहीं पढ़ा होगा। अराब, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा क्या फिर? क्या बोल रहे हो? टेलफोर्ड नहीं पढ़े थे। टेलफोर्ड नहीं पढ़ा, विलियम लोरी तो पढ़ा होगा ना? विलियम लोरी पढ़े थे सर। हाँ, तो प्रिपरेशन आपकी बहुत कमजोर है अभी, है ना? थोड़ा थोड़ा इसको बूस्टअप करो। ओके, नेहा आप बताइए, ये फेजेस पढ़े हैं ना आपने, साइस्मिक फेजेस? Yes, sir. हाँ, तो ये बता सकते हो ना पीसीपी और एससीएस फेजेस किससे रिलेटेड है? Yes, sir. It's co-crust mental boundary. क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री के ऊपर होती है। और ये आप इसको उससे पढ़ सकते हो ना, ये फंडामेंटल तो ऑफ सर लाउरी में दिया हुआ है, में इंटरनल दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। है। तो बताइए, उसको देखें क्या विलियम लोरी से, या फिर कर लोगे आप लोग? यस सर, आप एक बार बता दीजिए ताकि उन्हें भी मतलब आइडिया लग जाए, हाँ सर क्योंकि ठीक सर है। वो एक डायग्राम ही है जिसको रीड करना होता है। ओके ओके, सर ये इनके जो नाम है वो स्पेसिफिकली इसी तरीके से क्यों रखे गए हैं? जैसे पीसीपी है, पीकेआई, केपी होता है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक बुक है, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है ना, ग्रुप में भेजता हूँ मैं उसको। इसके ओके पीछे की पूरा हिस्ट्री है, देखो बताता हूँ। ओके सर। कहाँ गया वो? C4 क्या होता है ये, अगर आप अर्थ के उसमें बात करो तो, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में बात करो तो देखो यहाँ पे मेंशन ओके, किया क्रस्ट मेंटल कोर। सर एक क्वेश्चन था, सर थोड़ा सा है। पर्सनल था। सर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स है ना? जी जी, फिजिक्स बैकग्राउंड। ओके, तो सर आपने इतना सारा रीड किया तो सर आपको कितना टाइम लगा ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अप्रोक्स सितंबर के अंदर, सितंबर में तैयारी स्टार्ट की थी, ओके लास्ट टू लास्ट ईयर। और उसके ओके। बाद अपना प्रीलिम्स का एग्जाम था फेब के अंदर, है ना? यस सर। 4 to 5 मंथ्स लग गए थे, 4 to 5 मंथ। उस टाइम तक भी जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तब तक जियो फिजिक्स का इतना नॉलेज नहीं था। उसके बाद जब मेंस की तैयारी की ना 3 मंथ्स, तब चीजें समझ में आई। और अभी ओके भी इतनी सारी चीजें क्लियर नहीं है, अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ और चीजें समझ में आ रही है। ओके सर। तो बेसिकली 4 to 5 मंथ आपको लगते हैं इसमें, विलियम लोरी, टेलफोर्ड, यहाँ से फंडामेंटल क्लियर करने में। यस उसके बाद सर। जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो जो आपके जो ग्रुप बने हुए हैं ना टेलीग्राम पे, वहां से बहुत सारा मटेरियल है, जब आप उससे पढ़ोगे तो और आपका नॉलेज इनहांस होगा। और जो बचा हुई चीजें हैं वो आप जब इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके सर। कल हम जेसी उपाध्याय की बात कर रहे थे ना, यस सर। तो वो क्लियर हो गया था क्या? यस सर। उसमें कुछ रह गया था क्या उसमें? नहीं सर, वो हमने कंप्लीट किया था एसटीआर वाला टॉपिक, बट शाम वाली क्लास मैंने ली नहीं थी, तो आई थिंक अरब विल नो। ओके, इवनिंग में हमने वापस नहीं किया था उसको, देखते हैं। देखो ओके ओके सर। चैप्टर याद है आपको? कौन चैप्टर नंबर तो है, पेज नंबर कुछ आइडिया है क्या? जरा बुक खोल लो पेज अपनी, चैप्टर नंबर। विलियम लोरी की बुक खोल लो और देखो यस सर, चैप्टर चैप्टर नंबर 3 नंबर और 3। पेज नंबर, 1 सेकेंड सर।
ओके बेसिकली है ना, देखो अराबली या नेहा, आप ना ये वाले जो फॉर्मूले हैं उनको देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। देखो अभी आगे आई गया है तो देख लेते हो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे प्रीलिम्स में। ये जो पी वेव और एस वेव की जो वेलोसिटी है ना, वहां से Yes, sir. Yes, sir. ना, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर। राबली आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ सर, हम इसको शॉर्ट कर ले रहे हैं। हाँ, जो अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या है, पी वेव की वेलोसिटी है, और Yes, ये sir. जो बीटा है ये आपका एस वेव की वेलोसिटी है। Yes, और sir. यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपका कि लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट अलाउ द हम- सीएल, हेंस म्यू हम्म, 0 होता है, तो कंप्रेशनल वेव जो होता है वो उसमें मूव नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें देख लीजिएगा यहाँ से। एंड देखो इस पे आ ही गए हैं, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। Yes, sir. ये एस वेव की वेलोसिटी गिवन है, ये वाला हम्म, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Yes. इसको देख लीजिएगा थोड़ा। हाँ, पेज नंबर देखा क्या नेहा आपने, कितना है? ओके आप बताइए, अगर हम एक दिन ऐसा करें क्या कि जो विलियम लोरी है उसके अंदर प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी विलियम लोरी का हम एक बार के लिए वो कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं उसका, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। हाँ सर, बिल्कुल। आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन, राइट, क्योंकि पूरा विलियम लोरी पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा सबके लिए, है ना। नेहा आपने देखा पेज नंबर कितना है उसका? So 1 second, just 1 second. So it's page number 186. 180, इसको हम 198 पे चलते हैं फिर। ये है ना। हाँ, 188 पर डायग्राम बना हुआ है उसका। देखो अराबली एंड टी एफ देखिए, इसको परवीन देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बेसिकली क्या है, साइस्मिक फेजेस है, देखो यहाँ पे बनाया हुआ भी, ये जो डायग्राम है आपसे मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसपे ये डायग्राम बनाना होता है और इसको डिस्क्राइब करना होता है पूरा। तो देखिएगा क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये आपका अर्थक्वेक का या फिर कोई भी जहां से वेव जनरेट हो रही है, साइस्मिक वेव, उसका फोकस पॉइंट है। ये पूरा अर्थ है अपना, अर्थ को हमने डिवाइड कर दिया लेयर्स के अंदर, राइट। जैसा कि हमने देखा था ना, अर्थ के अंदर ऊपर ही ऊपर क्रस्ट होता है, उसके बाद बीच में मेंटल होगा, देन उसके बाद में आउटर कोर होगा, उसके बाद में इनर कोर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनर कोर ये रहा। इनर कोर कैसे फॉर्म में होता है, सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है या मिक्सअप होता है, बताइए। सर मिक्सअप ही होता है सर। नेहा बताइए। So inner core is in solid state. परवीन। सॉलिड स्टेट होता है। ओके, जो इनर फॉर्म होता है, इनर कोर है, वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज इन द लिक्विड फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज इन द प्योर सॉलिड फॉर्म। इनर कोर जो है उसका मटेरियल किस किस का, कंपोजिशन क्या है उसका, है ना, किस किस से मिलके बना है। आउटर कोर किस किस से मिलके बना है, मेंटल किससे बना है, क्रस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका इनर कोर हो गया, उसके बाद आउटर कोर है, उसके बाद में मेंटल है, उसके बाहर फिर क्रस्ट है। तो यहाँ से कोई वेव जनरेट हो रही है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है, ये आपका एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फोकस है, यहाँ से वेव सीधी स्ट्रेट क्यों नहीं गई, समझ पा रहे हो इसको, स्ट्रेट वेव्स क्यों नहीं गई, यहाँ से सीधा वेव क्यों नहीं निकल गई, ये यहाँ पे कर्व क्यों बन रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या इसको। ये जो लाइन है वो कर्व्ड क्यों है, ये जो वेव्स की जो लाइन है वो कर्व्ड क्यों है, व्हाई इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन समझ में आया क्या, बताओ। Yes, sir. यस सर। ओके, सो ये आपका टास्क रहेगा, आप बताइएगा मेरे को, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसी बुक में दिया हुआ है इसका आंसर। Sir, व्हाई इसका दिस इज इन द आंसर तो यही है कि these are non-homogeneous. तो वेव जो है वो बेंड करती है। हाँ गुड, नॉन होमोजीनियस है, अर्थ जो है वो बेसिकली नॉन होमोजीनियस है, तो उस इसकी वजह से डेंसिटी वेरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट। इस वजह से जो ये सिस्मिक वेव्स है
और क्योंकि सिस्मिक वेव्स बॉडी में ट्रैवल कर रही हैं, ये सारी बॉडी वेव्स है, तो नहीं, एस वाली जो है वो सरफेस वेव्स है, so that is why they are getting refracted towards the normal or away from the normal, that is why they are bending. राइट राइट राइट। तो आपने ना वो रिफ्रैक्शन का मेथड पढ़ा होगा ना, एक तो रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है। अगर कोई रे आ रही है किसी मीडियम के ऊपर तो दो चीजें हो सकती है, या तो उसी मीडियम में वापस चली जाए या फिर दूसरे मीडियम के अंदर चली गई। तो जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो थोड़ी बेंड हो जाएगी ना। तो बेंड कब होगी? अगर इसकी डेंसिटी हम मान ले ρ1 है, इसकी डेंसिटी मान ले ρ2 है, अगर डेंसिटी में डिफरेंस है देन द वेव विल बी रिफ्रैक्टेड। और मान लो यहाँ पे कोई दूसरा लेयर है, वहां से फिर से रिफ्रैक्टेड हो गई, तीसरी लेयर है वहां से फिर से रिफ्रैक्टेड हो गई। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो हमें लगेगा एक कर्व्ड लाइन है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या कंसेप्ट? Yes sir. ओके उसके बाद देखो क्या है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो फोकस से अगर कोई वेव इंसिडेंट हो रही है और वो सीधा का सीधा डायरेक्टली अगर क्रस्ट पे आ गई, अगर दोनों चीजों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, पी वेव की भी बात कर रहे हैं और एस वेव की भी बात कर रहे हैं। फोकस से वेव निकला और अगर डायरेक्ट क्रस्ट पे आ गया तो उसको हम बोलेंगे पी वेव। अगर यही बात अगर एस के साथ हो रही है तो उसको बोलेंगे एस वेव। बताइएगा ये क्लियर है क्या? अराबली, परवीन? Yes, sir. Clear. इसी तरह से अगर एक वेव क्रस्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस क्रस्ट के ऊपर आ जाती है तो उसको हम बोल रहे हैं पीपी वेव। पीपी, दो बार पी क्यों यूज किया? क्योंकि एक बार रिफ्लेक्ट होके आ रही है। बताइए क्लियर है क्या? रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो अगर डायरेक्ट आ रही है तो पी वेव, एक बार रिफ्लेक्ट होके आ रही है देन पीपी वेव। इसी तरह से एक बार डायरेक्ट आ रही है तो एस वेव, और दो बार, एक बार रिफ्लेक्ट होके आ रही है देन बोलेंगे एस एस वेव। बताइएगा क्लियर है क्या? इन दो का कंसेप्ट क्लियर है ना? Yes, sir. उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद है कि एक वेव जनरेट हुआ, एक वेव इंसिडेंट हुआ। ये वेव आउटर कोर की बाउंड्री पे टकराता है। ये जो आपका आउटर कोर है उसकी बाउंड्री पे टकराता है। तो एक बाउंड्री के ऊपर दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो रिफ्रैक्ट हो जाए, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाए। समझ पा रहे हो इसको? यहाँ पर या तो ये रिफ्लेक्ट हो जाए या फिर ये रिफ्रैक्ट हो जाए, राइट। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होके आउटर कोर की बाउंड्री से एक वेव रिफ्लेक्ट होके क्रस्ट पे आ रही है तो उसको बोला है पीसीपी। बताओ क्लियर है क्या? सी फॉर कोर। तो कोर की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। बताइए क्लियर है क्या? Yes, sir. इसी तरह से अगर एस वेव आ रहा है कोर की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके तो उसको बोलेंगे एस सी एस वेव। अगर कोई वेव इस, तो एक तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसी तरह से रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अंदर गया, उसके बाद फिर से एक बाउंड्री आ गई, उस बाउंड्री के ऊपर फिर से दो कंडीशन हो सकती है, वो वेव मान लो रिफ्रैक्ट हो गई फिर से। तो ये क्या हो रहा है? पी के पी। तो के यूज में लेते हैं जब कोई वेव आपका आउटर कोर के अंदर से चली जाती है। कोई वेव आउटर कोर के अंदर से जब चली जाएगी, इनसाइड से, अगर कोई वेव आउटर कोर के अंदर से चली जाती है तो हम के यूज करेंगे। बताइएगा क्लियर है क्या? इसी तरह से अगर कोई वेव इनर कोर के अंदर से चली जाती है, जैसे ये वेव आई यहां से रिफ्रैक्ट हुआ, इनर कोर से फिर इनर कोर के अंदर से चली गई, तो उसके अंदर यूज करेंगे के आई पी, के आई के पी। तो तीन टर्म्स है देखो, एक तो होता है पीसीपी, एक होता है पी के पी, एक है पी के आई के पी। तो पीसीपी अपन यूज करेंगे जब आउटर कोर की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, पी के पी यूज करेंगे जब आउटर कोर के अंदर से वेव्स आ रही हैं, और पी के आई के पी जब यूज करेंगे जब इनर कोर के अंदर से जब वेव्स आ रही है। इसी तरह से होता है पी के स्मॉल आई के पी, पी के स्मॉल आई के पी। ये तब यूज करते हैं जब कोई वेव इनर कोर से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। यहाँ पे स्मॉल आई डिनोट कर रहा है आपका इनर कोर से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, कैपिटल आई डिनोट कर रहा है इनर कोर के अंदर से जा रही है। बताओ समझ में आ रहा है क्या? अरावली, नेहा, परवीन, वैफई, बताइए क्लियर है क्या? हाँ, sir. Yes sir. Yes, sir. इसके ऊपर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा, हर बार पूछा जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? इनमें से किसी भी वेव के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ओके
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। हाँ, ये तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो ना इजीली। आइडेंटिफाई, अच्छा देखो, हाँ ओके ये हो गया। अच्छा इनका भी आंसर बता सकते हो क्या? तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका आंसर समझ में आ रहा है क्या आपको? पीसीपी और पीएसपी फेजेस कैसी वेव है जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है, कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? बता पा रहे हो क्या इसका आंसर? देखो पीसीपी वेव है वो कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, बताओ। कहाँ गया वो? हाँ ये देखो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, पीसीपी वेव का बता पा रहे हो क्या? पीसीपी रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेंटल है, और ये वाली जो बाउंड्री है तो ये एक तरीके से कोर मेंटल की बाउंड्री है। नेहा बताइए क्लियर है क्या? आपने थोड़ा सा गलत बताया ना, इसको क्रस्ट मेंटल की बाउंड्री नहीं है, ये कोर मेंटल की बाउंड्री है। बताइए क्लियर है नहीं क्या? नहीं सर, यस सर, कोर मेंटल की बाउंड्री है ये। राइट ओके। उसी तरह से अब ये वाला बताओ, सी वाला जो ऑप्शन है उसका आंसर क्या होगा? ऐसी वेव जो रिफ्लेक्ट हो रही है इनर कोर आउटर कोर बाउंड्री पे। सर इनर कोर आउटर कोर बाउंड्री पे जो रिफ्लेक्ट होती है वो होती है पी के आई, मतलब स्मॉल आई के पी। अरावली, परवीन आप बताओ। अरावली, परवीन, वैफई बताओ। बाउंड्री पे होगी ये इनर कोर, आई Sir, फॉर इनर कोर। हाँ ये सर, जो नेहा ने कंपैरेटिवली बताया सही। वो सही है या गलत है, बताओ पहले। हाँ सर, I कंपैरेटिवली सही think लग it's रहा। correct, sir. राइट इनर कोर आउटर कोर की बाउंड्री से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट ये इनर कोर, ये आउटर कोर और इसकी बाउंड्री पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको हमने क्या बोला, पी के आई के पी। तो क्लियर है ना ये? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप इनको कर लीजिएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई करो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो बताओ सबसे पहले हम देखो इसका जनरल देखते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बताओ कौन सी सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है? जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी उसी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सबसे कम, राइट? तो बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा रेस की। नेक्स्ट वन बताओ। एक्स रेज। एक्सरे। नेक्स्ट वन बताओ। UV rays, यूवी रेस। अनदर वन। visible, विजिबल, ओके गुड। IR, आईआर, गुड। microwave, माइक्रोवेव, ओके। radio wave. एंड उसके बाद रेडियो वेव, राइट? तो ये आपका ऑर्डर हो गया। अब इस ऑर्डर को अपने क्वेश्चन से मैच कर लो। देखो सबसे ये बोला इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, तो सबसे कम रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर आईआर, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे। क्या ठीक है ये? बताइए मतलब ये यस सही सर। होगा सर। ये सही है क्या? यस सर। ओके बाकी सब देखो, बाकी सब रॉन्ग क्यों है ये बात करते हैं। रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, तो यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है ना? समझ पा रहे हो ना इसको? ये क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन हाँ रॉन्ग क्यों है? माइक्रोवेव पहले आएगा, इंफ्रारेड बाद में आएगा। इसमें देखो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो पहले रेडियो वेव आना चाहिए था फिर माइक्रोवेव आना चाहिए था। यहाँ पर देखो इंफ्रारेड ठीक है, विजिबल ठीक है, फिर यहाँ पे माइक्रोवेव लगा दिया। माइक्रोवेव पहले आने चाहिए था, फिर रेडियो वेव उससे पहले आना था, फिर ये अल्ट्रावायलेट रे यहाँ पर आना था, एक्सरे लास्ट में आना था। तो बताओ क्लियर है ना? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? क्वेश्चन की यस सर। फ्रेमिंग चेंज कर देगा, कंसेप्ट यही रहेगा। अगली बार पूछ लेगा इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाओ। ओके तो बस आपको मेन चीज क्या ध्यान में रखना है, ये आपका ऑर्डर है ये ध्यान में रखना है। ओके तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि कंसीडर करो आप एरे आइसोस्टेटिक कंपनसेशन, राइट? तो नेहा बताओ, प्रवीण और नेहा आप बताइए, ये क्वेश्चन जियोलॉजी का है या जियो फिजिक्स का है? एरे का नाम सुन के कुछ समझ में आ रहा है क्या?
जियो फिजिक्स का है ये जियो फिजिक्स का है। और जियो फिजिक्स में कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बता सकते हो क्या? सर ग्रेविटेशन ये ग्रेविटी मेथड का क्वेश्चन है। यस ग्रेविटी सर मेथड यस में आइसोस्टेसी से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आइसोस्टेसी में कितने टाइप के वो हैं, क्या बोलते हैं, कितने पोस्टुलेट्स हैं, कितने टाइप के वो थ्योरी दी हुई है? पहली थ्योरी एरे की थ्योरी है, देन दूसरी थ्योरी प्रेट की थ्योरी है, राइट? प्रेट की थ्योरी है यस सर उसके बाद एक थर्ड वन है, उसका नाम देखिएगा आप क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस के एग्जाम में क्या होगा, आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पहले बताना होगा कि आइसोस्टेसी होता क्या है। फिर आप बताओगे कि आइसोस्टेसी के रिगार्डिंग ये 3 मॉडल्स हैं, एरे का मॉडल है, प्रेट का मॉडल है और एक मॉडल और है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये तो मेंस का एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद मेंस का दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो एरे का मॉडल है उसमें एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसी तरह से प्रेट का जो मॉडल है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनता है। और प्रीलिम्स में क्या होगा, क्वेश्चन वही रहेगा न्यूमेरिकल, बस उसका वो आपसे डेरिवेशन नहीं करना, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो पूछ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एरे आइसोस्टेटिक कंपनसेशन फॉर ए माउंटेन। एक माउंटेन है हैविंग इलेवेशन, उसका इलेवेशन आपको दिया हुआ है 2.0 किलोमीटर अबोव द मीन सी लेवल। ये आपका मीन सी लेवल है, उसके ऊपर जो आपका माउंटेन है उसका इलेवेशन है 2.0 किलोमीटर। माउंटेन इतना हाइट है उसका, above the sea level at a point P, the thickness of its root below P। ये एक पॉइंट P है सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के नीचे जो रूट है, अभी बात करेंगे ये क्या होता है, कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा आपको। तो जो सरफेस जो थिकनेस है, जो रूट है P के नीचे, वुड बी कितना होगा, जो ये जो रूट है उसकी थिकनेस आपसे पूछा है कितना होगा। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कंसीडर कर लो आपकी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रॉक। क्रिस्टल रॉक की डेंसिटी आपको गिवन है, अपर मेंटल की डेंसिटी आपको गिवन है। तो पहले तो ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको? एक आपको सब सरफेस एक सरफेस दिया हुआ है, उसके ऊपर एक माउंटेन है, उसकी हाइट आपको गिवन है 2.0 किलोमीटर। वहां पर एक पॉइंट है P, वहां पे एक रूट बना हुआ है। रूट की अभी बात करेंगे क्या होता है। आपको पूछा है जो रूट बना हुआ है उसकी थिकनेस कितनी है, आपको क्वेश्चन में गिवन है क्रस्ट का जो रॉक है उसकी डेंसिटी और मेंटल जो है उसकी डेंसिटी। बताइए क्वेश्चन क्लियर है क्या? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? हाँ तो समझ में नहीं आया हूँ क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर explanation। राबली? हाँ सर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता दो। ओके ओके। सर आइसोस्टेसी में सर एक बार हम ये पूरा टॉपिक ही ले लें एक बार, बिकॉज सर इसमें क्लियर नहीं है बहुत सारी चीजें। ओके ओके। तो सर आइसोस्टेसी क्या होता है, उसमें रूट होते हैं, एंटी रूट होते हैं, या फिर वो जो भी मतलब हम जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ओके ओके ओके, देखो पेज नंबर निकालते हैं पहले। पेज नंबर याद है क्या कितना है? ओके, जो आपका गामा गामा लॉगिंग था ना वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये आपका पेज नंबर 81 है, उसका विलियम लोरी का। ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हो इसको। 25 ये आपका 100 नंबर पेज पर है। वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको समझते हैं थोड़ा क्या है इसमें। Sir, can we take this topic tomorrow if possible?
Any problem today? No, sir. Actually, I want to go somewhere. That's why. ओके ओके, बाकी सब लोग बताइए, रावली, परवीन, कल कंटिन्यू रखें क्या सेशन को? नहीं सर, हम तो आज भी कंफर्टेबल हैं। ओके ओके, सो नेहा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसका, ओके? Okay, okay, sir. Thank you. ओके परवीन, आपने पढ़ा है क्या आइसोस्टेसी का टॉपिक, बताइए। सर नहीं सर, नहीं पढ़ा। परवीन अभी देखो यहाँ से आई थिंक ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। परवीन एंड अरावली देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोस्टेसी क्या है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है आइसोस्टेसी इज द राइजिंग और सेटलिंग ऑफ ए पोर्शन ऑफ द अर्थ लिथोस्फेयर दैट अकर व्हेन वेट इज रिमूव्ड और एडेड in order to maintain equilibrium between buoyancy forces। अच्छा पहले ये बताओ, बायोन्सी फोर्स का नाम सुना है क्या आपने? हाँ सर। हाँ, पानी क्या में होता है बताओ? पानी में जब कोई सामान डालते हैं तो पानी एक रिवर्स फोर्स डालता है, उस पे उस फोर्स को बायोंट फोर्स बोलते हैं। कि रिपीट करोगे एक बार, आवाज नहीं आई आपकी क्लियर। हाँ सर, वो पानी में कोई भी मटेरियल डालते हैं या फिर कोई भी लिक्विड में कोई मटेरियल डालते हैं, मतलब कोई सॉलिड मटेरियल डालते हैं, तो सॉलिड लिक्विड जो है उसको अपथ्रस्ट ये करती है, मतलब अपथ्रस्ट देती है, अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है, वो फोर्स को बायोंट फोर्स कहते हैं। गुड गुड गुड, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज में होने वाला है, ठीक है? ये देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है क्या? इस डायग्राम में नीचे तो वाटर है, ओके, और ये वाले क्या है, ये रॉक्स है, अलग अलग रॉक्स है, और ये रॉक की डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स है। जैसे अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ के जो नीचे जब अपन थोड़ा खड्डा करेंगे ना, तो जो अलग अलग रॉक्स है, अलग अलग रॉक्स की अलग अलग डेंसिटी है, उसकी अलग अलग हाइट है, ओके? यहाँ पे मेंशन किया, उसकी अलग अलग हाइट है और अलग अलग वो है, डेंसिटी है सबकी। तो ये बोला कि आइसोस्टेसी बेसिकली क्या है, आइसोस्टेसी इज ए राइजिंग और सेटलिंग ऑफ ए पोर्शन ऑन द अर्थ लिथोस्फेयर, अर्थ के लिथोस्फेयर पे जो राइजिंग पोर्शन है, दैट अकर व्हेन वेट इज रिमूव्ड और एडेड। यहाँ पर क्या करते हैं, हम वेट को या तो ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे। क्यों करना है ऐसा? ताकि अपन एक इक्विलिब्रियम बना सके बिटवीन द बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स तो क्या करेगा, लिथोस्फेयर को पुश करेगा ऊपर की तरफ, एंड जो ग्रेविटी होगा वो लिथोस्फेयर को पुश करेगा डाउन की तरफ। जैसे कि समझो कि अर्थ की सरफेस है, वहां पे एक रॉक है, वो रॉक अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो उसको नीचे की तरफ पुश करेगा। और अर्थ का ये जो बायोन्सी फोर्स है, बायोन्सी फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि जो रॉक है वो एस्थेनोस्फेयर जो है वो बेसिकली मोल्टन स्टेट के अंदर है, तो उसे सब बोल सकते हैं एक लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो लिक्विड फॉर्म है तो वो ऊपर की तरफ बायोन्सी फोर्स लगाएगा। तो उन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए जो थोड़ा सा जो रोक का पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, कुछ और रोक का पोर्शन थोड़ा नीचे की तरफ रह जाता है। तो ये जो फेनोमेना है इसको हम आइसोस्टेसी बोलते हैं। बताइएगा, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या थोड़ा? अराबली, परवीन, हाँ सर, आ रहा है। यस सर। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के सरफेस पे कोई रोक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगा, बायोन्सी फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ पुल करेगा। वो दोनों फोर्स जब बैलेंस हो जाएंगे, अगर बायोन्सी फोर्स ज्यादा है तो जो चट्टान है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो चट्टान थोड़ा नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है इक्विलिब्रियम लाने का, इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी, ओके? यस सर। इस आइसोस्टेसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो मॉडल्स बनाए थे साइंटिस्ट ने, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार इसको विलियम लोरी से दोबारा पढ़ना, ठीक है, तो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्या हो गया इसको?
एक मिनट रुकिएगा ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको मॉडल्स दिए हुए हैं, दिखा नहीं रहा ना, मैं इसको डाउन में कर, अब दिखा रहा है। ये देखो मॉडल्स ऑफ आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी को एक्सप्लेन करने के कुछ मॉडल्स बने हैं। वो मॉडल्स कौन से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला मॉडल है एरे हाइसेंकन मॉडल है, एक प्रेट हेफोर्ड मेथड है, एक का नाम है वेनिंग मेयनेज मॉडल, इलास्टिक प्लेट मॉडल जिसको बोला है। तो ये तीन मॉडल है। इन तीनों मॉडल की खास बात क्या है? खास बात ये है कि इसमें तो क्या होता है, एरे का जो मॉडल है वो बेसिकली क्या एज्यूम करता है, प्रेट का मॉडल और वेनिंग मॉडल, इन तीनों के जो बेसिक एज्यूम्सन है ना, सिर्फ उनमें डिफरेंस है। एज्यूम्सन्स जो माने जाते हैं, एज्यूम्सन माना जाएगा डेंसिटी को लेकर और एक माना जाएगा हाइट को लेकर। तो एरे मॉडल ये मानता है कि ये जैसे माउंटेन है, ये पूरा माउंटेन रीजन है, तो इस पूरे की डेंसिटी फिक्स है, रो है। ये जो नीचे माउंटेन के नीचे जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी पूरे के पूरे रीजन में होमोजीनियस है। डेंसिटी जो है वो होमोजीनियस है, ऐसा बोला गया, डेंसिटी होमोजीनियस है। डेंसिटी पूरे क्रस्ट की सेम है, डेंसिटी पूरे मेंटल की सेम है, डेंसिटी पूरे माउंटेन की सेम है। प्रेट मॉडल क्या मानता है कि डेंसिटी जो है वो तो अलग अलग है, हाइट सबकी सेम है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी तो अलग अलग है लेकिन हाइट जो है ना वो सेम है। तो ऐसा करके कुछ एज्यूम्शंस माने गए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? ये देखो एरे हाइकिंसन मॉडल इन्होंने माना, अकॉर्डिंग टू एरे हाइकिंसन मॉडल ऑफ आइसोस्टैटिक कंपनसेशन एन अपर लेयर ऑफ द अर्थ फ्लोट ऑन द डेंसर मैग्मा लाइक सबस्ट्रेटा जस्ट एज आइसबर्गर फ्लोट इन द वाटर। और उसके नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो यहाँ पे इसका एज्यूम्शन लिखा हुआ है। जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनता है ना आपके एरे मॉडल पे, वो यहाँ से बनेगा, द डेंसिटीज ऑफ द क्रस्ट एंड मेंटल आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। क्रस्ट की डेंसिटी, पूरे क्रस्ट पे डेंसिटी को कांस्टेंट माना है, इसी तरह से मेंटल पे डेंसिटी को कांस्टेंट माना है। बट द थिकनेस ऑफ द रूट जोन वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द एलिवेशन ऑफ द टोपोग्राफी। तो ये ध्यान रखना आपको, एरे मॉडल के अंदर डेंसिटी तो सेम रहती है बट हाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसी तरह से जो आपका, और इसके बारे में एक ये, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? No, sir. ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अपना जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो इन फॉर्मूलाज पे पूछा गया है। इसको आप थोड़ा सा रीड आउट करना खुद से, तो आपको समझ में आएगा क्या है इसके अंदर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम से पूछे जाते हैं। इसी तरह से प्रेट मॉडल है, उसमें जस्ट अपोजिट वो माना जाता है एज्यूम्सन। इसमें हम मानेंगे कि जो डेंसिटी है वो तो वेरी करेगी, डेंसिटी वेरी करेगी, हाइट सेम रहेगी। हाइट जो है, तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, हाइट सेम रहेगी। और इस तरह से ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा आपका। ये दो फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये आप थोड़ा देखिएगा बुक के अंदर कि एच आई क्या है, डी क्या है, ये रो क्या है और ये रो आई क्या है ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। एच आई आपका इलेवेशन है, डी डेप्थ है, एंड ये कोर, कोर और मेंटल के लिए ये जो रो सी है ये आपका कोर के लिए डेंसिटी, ये आपका क्रस्ट के लिए डेंसिटी है। और ये जो रो एम है ये आपका मेंटल की डेंसिटी है, मेंटल का डेंसिटी है ये। ठीक है, तो बेसिकली अपना जो क्वेश्चन था गेट जियो फिजिक्स वाला, देखो क्या है। हाँ ये क्वेश्चन है ना, देखो इसमें क्या क्या गिवन है आपको। रो क्रिस्टल डेंसिटी आपको गिवन है यहाँ पे। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसको देखते हैं क्या हुआ। हाँ ये देखो यहाँ पर आपको एक तो क्रिस्टल रॉक की डेंसिटी गिवन है, दैट मीन्स आपको रो सी की वैल्यू गिवन है। मेंटल की डेंसिटी गिवन है, दैट मीन्स आपको रो एम की वैल्यू गिवन है। एक आपको इलेवेशन दिया हुआ, इलेवेशन मतलब आपको एच की वैल्यू गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि थिकनेस कितनी है, रूट जो बिलो है उसकी थिकनेस कितनी है। तो आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें,
समझ में आया क्या आपको ये आइसोस्टेसिस के बारे में थोड़ा आइडिया लगा क्या? बताइएगा। हाँ सर, हेलो। बैलेंसिंग प्रोसेस ऑफ द अर्थ को ही हम लोग आइसोस्टेसिस करेंगे। हाँ, बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स। तो देखो अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला देखा ना इसके अंदर, कहाँ गया वो, फंडामेंटल ऑफ ये वाला फॉर्मूला देखा ना अपन ने, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये R1 क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, रूट जोन की जो थिकनेस है, रूट जोन की जो थिकनेस है उसको R1 बोला है, उसकी जो वैल्यू है ये फॉर्मूला यूज में लेना है बेसिकली आपको। क्वेश्चन के अंदर ये रो सी की वैल्यू गिवन है, रो एम की वैल्यू गिवन है, और H1 जो आपका इलेवेशन है उसकी वैल्यू गिवन है। ओके, तो अब इस फॉर्मूले को यूज में लेके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है बेसिकली आपको। यहाँ पे रो के आर क्या है, रूट की डेप्थ है या फिर थिकनेस बोल सकते हो, रो सी क्रिस्टल डेंसिटी है, एच इलेवेशन है, रो एम अपर मेंटल की डेंसिटी है, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बताओ समझ में आया क्या? प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मेंस के अंदर पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट यही पूछेगा। तो ये एरे मॉडल से क्वेश्चन था। तो बताइए कुछ कुछ आइडिया लगा क्या इसका? Yes, sir. परवीन बताइए। तो आपका काम ये रहेगा कि ये लेक्चर के बाद में आप ये जो आपका आइसोस्टेसी का मॉडल है इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना इस पे। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या पूछा गया आपको। गार्डनर्स फॉर्मूला रिलेट्स द साइस्मिक पी वेव वेलोसिटी टू द, ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि गार्डनर्स का एक फॉर्मूला है वो पी वेव की वेलोसिटी को किससे रिलेट करता है। तो बताइए परवीन, आपने लास्ट टाइम दिया है एग्जाम। नेहा बताइए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है ये, रिलेट कर पा रहे हो क्या इसको? नो सर, गार्डनर फॉर्मूला तो कभी नहीं नहीं पढ़ा? पढ़ा है। हम्म, नाम नहीं सुना होगा, फॉर्मूला पढ़ा नहीं। होगा। हाँ, माइट बी पॉसिबल। ओके, बेसिकली ये आपका जो सेल्फ पोटेंशियल मेथड है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको देखते हैं, देखो क्या हो रहा है इसमें। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली आपका वहां से क्वेश्चन बना है, जो वेल लॉगिंग का जो मेथड है बेसिकली। यस सर, अभी देखा जस्ट। हाँ, So वेल it लॉगिंग relates porosity with P wave velocity. वेव की वेलोसिटी को पोरोसिटी से रिलेट करता है, राइट? तो ये Yes, फॉर्मूला sir. ध्यान में रख लीजिएगा थोड़ा सा। ये कौन सा क्वेश्चन अलग आ गया क्या? ये क्वेश्चन बीच में छूट गया क्या कोई? Yes, sir. Density है इसके अंदर, bulk density और हाँ, ये वाला फॉर्मूला है ना, गार्डनर्स bulk फॉर्मूला। density. Yes, इट sir. इज एन Yes, sir. Yes, sir. This is the एम्पिरिकल Gardner इक्वेशन formula. दैट रिलेट्स द Hmm. पी वेव वेलोसिटी टू द बल्क डेंसिटी, ठीक है? तो कंसेप्ट ध्यान Yes. में रख लीजिएगा, क्योंकि गेट में क्वेश्चन आया हुआ तो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। यही सिंपल Yes, सिंपल sir. क्वेश्चंस बनेंगे आपके गार्डनर्स फॉर्मूला पे, है ना? मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ये कीजिएगा कि जो गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, एक पेन पेपर लेना, A4 साइज के पेपर्स लेना, वहां पे जैसे आप गेट का पेपर सोल्व कर रहे हो तो आपको पता चला कि गार्डनर फॉर्मूला है, पी वेव की वेलोसिटी को बल्क डेंसिटी से रिलेट कर रहा है, ये फॉर्मूला इसका, तो बस उसको वहीं पे नोट डाउन कर लो एक लाइन में, समझ रहे हो? ताकि आपका जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा आप डायरेक्टली उसको रीड आउट कर सको। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो ये आप पूरा गेट जियो फिजिक्स के लिए भी कर सकते हो और गेट फिजिक्स के लिए भी ऐसा कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, पी वेव की वेलोसिटी को डेंसिटी से रिलेट कर रहा है। अराबली परवीन बताइए, क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. Clear. ओके ओके, तो मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे भी लगे थोड़ा डाउट आ रहा है तो बता दीजिएगा। इनको बार बार इसको अप डाउन करना पड़ रहा है ना, क्योंकि अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बीच में मिस हो गया था ना।
इसको देख लेते हैं। देखो क्या हो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बीच में क्या है, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द इंटरफेस सेपरेटिंग सैंडस्टोन के लिए आपको पी वेव की वेलोसिटी गिवन है, डेंसिटी रो गिवन है, अंडरलाइन बाय द सेल पी वेव की वेलोसिटी गिवन है एंड रो गिवन है। तो आपसे पूछा है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है इस बार क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। दो चीजें होती है, एक तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, एक ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है। आप लोगों ने ईडी में पढ़ा होगा ना, याद आ रहा है क्या? हाँ सर, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े थे सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है ना आपने। बताइए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताइए। परवीन अराब बताओ। सर वो पेनिट्रेशन डेप्थ करके कुछ था, ध्यान में नहीं आ रहा वो। पेनिट्रेशन डेप्थ तो आगे की चीज होगी ना, हम सिर्फ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करें। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा है आपने, याद आ रहा है क्या? Sir, N2 minus N1 upon N1 n2 plus N2. माइनस n1 अपॉन n2 प्लस n1, राइट। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए बताओ। It is 2 times of N1 upon N2 n1 plus प्लस n2। इसी तरह से अपना जो साइस्मिक मेथड है, ये क्वेश्चन साइस्मिक मेथड से क्वेश्चन आया है। साइस्मिक मेथड के अंदर बेसिकली क्या है, ऐसे समझो कि ये अर्थ की सरफेस है, ऐसे यहाँ बनाते हैं। देखो ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस के नीचे एक यहाँ पर रो वन डेंसिटी का मटेरियल है, जहां पर अगर पी वेव ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी v1 है। उसके नीचे कोई दूसरा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी रो टू है, अगर यहाँ पे पी वेव मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी v2 है। उस केस में हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं जिसको जेड बोलते हैं, इम्पीडेंस पैरामीटर होता है कुछ, आई थिंक इसका एक स्पेसिफिक नाम था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नेहा बताइए, याद है क्या आपको नाम इसका? परवीन? यस सर, किसका? जेड का? हाँ, जेड को कुछ बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं जेड को। यस सर, उसको इम्पीडेंस पैरामीटर ही बोलते हैं जेड को। इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल्स टू रो इंटू वी। ओके, यस सर। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो अगर पहले मीडियम की बात करें तो Z1 की वैल्यू हो जाएगी रो वन वी वन, और अगर रो वन दूसरे वी वन, मीडियम की बात करें तो Z2 की वैल्यू हो जाएगी रो टू वी टू। रो टू तो वी टू। सिंपल सा काम कर रहा है, जहां पे इस फॉर्मूले के अंदर n है उसको आप Z से रिप्लेस कर दो, तो देन आपका यस जो सर। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा दैट फॉर्मूला विल बी Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। ओके, एंड देन Z2 की वैल्यू क्या है, रो टू इंटू V2। Z1 की वैल्यू क्या है, रो वन V1। ये रो वन और V1 की वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप देख पा रहे हो तो। पहली लेयर के लिए जो सैंडस्टोन एक लेयर है उसके लिए पी वेव की वेलोसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। इसी तरह से जो दूसरी लेयर है उसके लिए वेलोसिटी गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो बताइए क्वेश्चन कर सकते हो क्या? यस सर। राइट। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है यहाँ से, एक तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पूछेगा सेकंड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो इंपेडेंस पैरामीटर है इसका फॉर्मूला बताओ। इंपेडेंस पैरामीटर किस किस पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कर लोगे ना इसको? एनी डाउट? सर इसको अकॉस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं। हाँ, अकोस्टिक इंपेडेंस बोलते हैं। अकोस्टिक नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि सर अकॉस्टिक्स आर रिलेटेड टू द साउंड एंड द मेजरिंग ऑफ एनीथिंग। जहाँ पे भी वेव्स इन्वॉल्व होती हैं और वेव्स की स्टडी होती है, और जो वेव्स आपको ऑफर कर रही है, द इम्पीडेंस इज नोन एज अकॉस्टिक इम्पीडेंस। अगर हम अकोस्टिक वेव की बात करें इन दैट केस इसको अकोस्टिक इंपेडेंस बोलेंगे। यस सर। यहाँ पे हम साइस्मिक वेव की बात कर रहे हैं, राइट। यस सर, यस सर। दैट आर नॉट द अकोस्टिक वेव, तो इसको हम डायरेक्टली इंपेडेंस भी बोल सकते हैं, So इंपेडेंस। acoustics are related to the sound, ना? हाँ हाँ, दीज आर ओके ओके। Yes sir, yes sir, yes sir. तो उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री बेसिन इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन। इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है क्या ये क्वेश्चन जियो फिजिक्स का है या जियोलॉजी का है? Geology का है sir. जियोलॉजी का जैसे क्वेश्चन मिले उसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन ए साइस्मिक सेक्शन
पैरा कन्फर्मिटीज, ये भी आपका जियोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दो, कोई काम का नहीं है अपने। उसके बाद देखो ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है, ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऑन द अर्थ ऑल कंडीशन बीइंग सेम, बाकी कंडीशन तो सारी सेम है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। परवीन अरावली बताओ। हाँ सर। यही होता है ना, 2π√L/c। तो आपसे पूछा गया है कि अर्थ के ऊपर बाकी सारी कंडीशन अगर हम सेम रखें, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विल बी मैक्सिमम एट, टाइम पीरियड जो है टी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी, मैक्सिमम। तो एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है, जहाँ पे जी का वैल्यू मतलब जितना कम होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा। गुड गुड गुड, देखो रिलेट कर पा रहे हो ना, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √g। तो जहां पर g की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पर टाइम पीरियड मिनिमम होगा, जहां पर g की वैल्यू मिनिमम होगा इन दैट केस टाइम पीरियड विल बी मैक्सिमम। आपको बताना है कि अर्थ है तो अर्थ के कौन से पॉइंट के ऊपर, ये अर्थ है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पे इक्वेटर है, ये बीच का पॉइंट है, कौन से पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और कहाँ पे मिनिमम होती है बताइए। पोल पे मैक्सिमम होती है सर, कि तो पोल के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है एंड देन इक्वेटर के ऊपर वैल्यू होनी चाहिए। मिनिमम। तो जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम, तो आपका जो टाइम पीरियड विल बी मैक्सिमम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इक्वेटर। बताइए क्लियर है क्या क्वेश्चन। नेहा परवीन बताइए। Yes, sir, clear. Yes, sir. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, टू मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ, अर्थ के ऊपर दो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन से बता सकते हो क्या। हाइड्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, Oxygen, iron, क्या होगा I इसमें। think. Iron sil आयरन एंड Iron सिलिकॉन। ओके चेक करते हैं, देखो इसका आंसर चेक करते हैं भी। might be possible, but still silicon. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखा, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ इज ऑक्सीजन, जो कि 46.1% है इन द अर्थ क्रस्ट, एंड आयरन फाउंड 5.63% in the earth crust and form the basin of the earth core along with the nickel। तो अर्थ के सरफेस पे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट एक तो ऑक्सीजन है, एक आपका आयरन है और साथ में निकेल है। तो क्या आंसर इसका ठीक होगा। तो ये पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, टाइम पीरियड 2π√L/g है, तो जहां पे इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम है तो वहां पर आपका क्या होगा, टाइम पीरियड मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है ना ये। Yes, sir. इसके बाद देखो इसका आंसर ऑक्सीजन एंड आयरन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। ये वाला 20 क्वेश्चन आप बताओ, फिजिक्स के स्टूडेंट बताइए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ। न्यूक्लियर फिजिक्स तो पढ़ा हुआ है ना, अरावली, परवीन, नेहा बताइए। सर हमने क्लियर नहीं दिया था, वो डिफिकल्ट लग रहा था। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है क्या आपने। हाँ सर, Yes, R sir. इक्वल टू R0 8 पावर एन लैम्डा। देखो क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन बोल रहा है द पेयर ऑफ कर्व दैट depicts the radioactive decay, एक तो रेडियोएक्टिव डीके को बताए एंड ग्रोथ को बताए ऑफ पेरेंट डॉटर पेयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको बताना है इनमें से रेडियो एक्टिव डीके का कौन सा है और ग्रोथ का कौन सा है। तो ये पहले देखो, ये करो किस किस के बीच में है, एन और टाइम के बीच में है। पी वाला जो करो वो बताओ किसका है। Sir, decay का. डीके होगा DK. और एस होगा इंक्रीज करता है। क्यू वाला करो किसका है, Growth का. ये Growth ग्रोथ of daughter atom. ठीक है। और ये आर वाला करो किसका है, पता नहीं किसका है। Sir, और it's the एस वाला linear growth का curve है ये. ये लीनियर ग्रोथ का करो, ठीक है। और एस वाला
सर ये इंक्रीजिंग रेट पर ग्रोथ हो रही है, बट इट हैज लोअर स्लोप देन क्यू. ओके ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका, राइट? यस सर. तो क्लियर है ना आपको? तो चूंकि रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं ना उनको याद कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो क्या है? n इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। ये कैसा लो है? ये एक्सपोनेंशियल लो है। उसके बाद हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सर n t हाफ इज इक्वल टू ln 2 अपॉन 0.693 लैम्डा. और इसको ऐसा बोल सकते हो क्या? 0.693 अपॉन लेमडा। तो बेसिकली जो लेमडा है, जो आपका टी हाफ है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा। और यहाँ पर लेमडा क्या होता है बताओ? एक्टिविटी. लेमडा क्या होता है? Decay constant. डीके कांस्टेंट। और डीके कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ये कांस्टेंट तो सर कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता क्या? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए यूरेनियम 292 238 है, उसको एक बार तो आपने रखा टेम्परेचर 300 केल्विन पे, क्वेश्चन बनेगा ऐसा। ओके 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 ओके. देन 200 केल्विन पे रखा, तो क्या दोनों केस में लेमडा की वैल्यू अलग अलग होगी या सेम होगी? Same होगा sir. तो ऐसा सेम क्यों होगा, उसका रीजन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर रेडियो एक्टिविटी. जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट? इट इज एन इंट्रिंसिक Sure. प्रॉपर्टी Yes, ऑफ ए sir, yes, sir. न्यूक्लियस। okay, it will not depend on the physical condition, external condition और physical condition of the environment पे depend नहीं करेगा। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए न्यूक्लियाई। तो अगर आपके पास यूरेनियम 92 238 है तो अर्थ पे कहीं पे भी चले जाओ, जहां पे भी ये एलिमेंट है तो उसका लेमडा सेम होगा। अगर लेमडा सेम है तो हाफ लाइफ भी सेम होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है टी मीन हाफ लाइफ। तो मीन हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताओ क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट? 1 by lambda. 1 बाई लेमडा। तो अगर टी मीन की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए कि टी हाफ और टी मीन में क्या रिलेशन है, तो बताओ। टी हाफ विल बी इक्वल्स टू ln 2 टाइम्स टी मीन। तो बताओ ये सब कंसेप्ट क्लियर है क्या आपके? n इक्वल्स टू एन नोड एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी, टी हाफ का लेमडा के साथ रिलेशन, मीन लाइफ का रिलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? रेडियो एक्टिव डीके जो होता है, रेडियो एक्टिव डीके एक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस होता है। स्टेटिस्टिकल प्रोसेस होता है, इट डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी। ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप बताइएगा कि एट, जैसे कि एक रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है जिसका हाफ लाइफ टी हाफ है, आपसे पूछा जाए कि एन हाफ लाइफ के बाद में कितना डीके हो जाएगा एलिमेंट और कितना रिमेनिंग होगा। पढ़ा है क्या आपने? बताइए। अगर आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इनिशियल कंडीशन में उसकी वैल्यू एन नोड है, टी उसका हाफ लाइफ है टी हाफ, आपसे पूछा है कि एन हाफ लाइफ गुजर जाए, फॉर एग्जांपल के लिए 2 हाफ लाइफ स्पेंड हो गया, 3 हाफ लाइफ स्पेंड हो गया, तो कितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके हो जाएगा और कितना रिमेनिंग होगा। उनके फॉर्मूले पता है क्या आपको? सर आप बोल दीजिए। सर n नॉट अपॉन n फैक्टोरियल. कौन से का होगा वो? सर n लाइफ टाइम्स के बाद, n हाफ लाइफ्स के बाद. ओके, पहले ये बताओ ये फॉर्मूला किसका है? n इक्वल्स टू एन नोड एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। सर रेडियो एक्टिव डीके. ये किसका फॉर्मूला? रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला, राइट? तो आपसे पूछा, देखो आपसे ऐसा पूछा जाए, ऐसे समझो इसको कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसमें आपके पास में 1000 न्यूक्लियाई है, ठीक है? t इक्वल्स टू 0 सेकेंड के ऊपर आपके पास 1000 न्यूक्लियाई है। आपसे बोला जाए कि उसका हाफ लाइफ टी हाफ है, तो जैसे ही सिस्टम का एक हाफ लाइफ स्पेंड हो गया तो सिस्टम में कितने न्यूक्लियाई बचेंगे बताओ? n नॉट बाई 2. तो सर इसका ओके. 500 हो जाएंगे क्या? यस सर. जब दूसरा हाफ लाइफ स्पेंड होगा फिर कितने एलिमेंट बचेंगे? न्यूक्लियाई 250. कितने बचेंगे? 250। ऐसे अगर थर्ड हाफ लाइफ स्पेंड हो गया तो कितने न्यूक्लियाई बचेंगे? 125. इसका मतलब एक हाफ लाइफ स्पेंड हुआ, एक लाइफ स्पेंड होने के बाद में कितने n न्यूक्लियाई नॉट बाई 2. रिमेनिंग हुए? कितने न्यूक्लियाई रिमेनिंग हुए वो तो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? और कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए वो आप इन दोनों के डिफरेंस से निकाल सकते हो ना।
आपसे पूछा गया कि ये तो एक हाफ लाइफ हो गई, उसके बाद आपसे पूछे कि 2 हाफ लाइफ के बाद में कितने न्यूक्लियाई रिमेनिंग है, 250, और कितने न्यूक्लियाई डीके हुए वो कैसे पता चलेगा, 1000 में से 250 माइनस कर लो तो 750। तो बताओ ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको, ये क्लियर है क्या? तो फॉर्मूला देके उसको कैसे हाँ, रिप्रेजेंट अभी करेंगे? फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एन हाफ लाइफ होगा उस केस में डीके का फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान रखना है आपको, एन नोड 1/2 टू द पावर पावर n, एन, एन इसकी पावर कितना बोल सकते हैं, एन बोल सकते small हैं ना, n. स्मॉल एन। और इसी तरह से रिमेनिंग का पूछा जाए तब कितना होगा, एन नोड 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखिएगा इनको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीइंग ए फिजिक्स स्टूडेंट यू मस्ट रिमेम्बर दैट। ओके, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, रेडियो एक्टिव डीके पे कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? इसी तरह से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ये 1/2 टू द पावर होल एन, ये आफ्टर हाफ लाइफ का केस है ना सर? मतलब हाफ लाइफ उसका हो जाएगा, मतलब आधा वो पहले ये हो जाएगा, डीके हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो सकता है ना, कि शुरू में ही ऐसा हो सकता है? नो, एक्चुअली ये n हाफ लाइफ जब बीत जाते हैं उसके बाद जो वैल्यू आएगी, मतलब आपके कितने डॉटर बन चुके हैं या कितना बचा है एलिमेंट, वो उसकी वैल्यू है, वो n नॉट अपॉन 2 n, कितना बचा हुआ है, स्टिल रिमेनिंग है। खराबली कंफ्यूजन है क्या अभी कोई? हाँ सर, फिर हम थोड़ा सा टाइम के बारे में सोच रहे थे कि फिर वहाँ पे टाइम का तो कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो फिर उसमें टाइम नहीं निकालना होगा? नहीं, एक्चुअली ये है ना कि जैसे जैसे आपके मतलब आपको बोला गया कि अगर किसी प्रोडक्ट की हाफ लाइफ है वो 5 सेकेंड्स है, तो आपको बताना होगा कि 50 सेकेंड्स के बाद कितना प्रोडक्ट रिमेनिंग रहेगा। वो मतलब उस तरीके से या अपोजिट कैलकुलेशन भी हो सकती है। ये क्वेश्चन एक 2020 में आया था कि जब आपकी हाफ लाइफ इनफाइनाइट हाफ लाइफ जैसे बीत चुकी हैं, तो क्या प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस दे आस्क जनरली। सर हम वो टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हम एन लिखते हैं ना स्मॉल एन, उसको हम टी अपॉन टी हाफ भी लिख सकते हैं, तो फिर वो हाँ, टाइम का भी अभी यहाँ लिखा ये ना, हो जाएगा। मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऐसा लिख सकते हो हाँ ना। हाँ, तो उस हिसाब से फिर अलग हाँ, तब हो जाएगा। वो- सही है। हाँ, समझ यस में सर, आएगा। यस सर। क्लियर है? ओके, इसी तरह से आपसे रेडियो एक्टिविटी पे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या है इसमें, ये आपका जियोलॉजी का क्वेश्चन है, ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है, ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका जियो फिजिक्स का क्वेश्चन है, the data of which one of the following active electromagnetic technique can be used to correct static effect in magnetotelluric apparent resistivity data। अरावली आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, क्या क्वेश्चन हो गया, ऊपर से चला गया क्या, बताइए नेहा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स नहीं आते हैं, ओके, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा नहीं है सर। मेथड, यस सर। इसमें भी आपसे मैग्नेटोटेल्यूरिक के ऊपर क्वेश्चन बना है, तो इसको देखो थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है ना ये। इस बुक से है ना, आप बाकी पेपर भी सोल्व कर लीजिएगा, तो इसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा इसको करना। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया है, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। ये 25 है, द टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा। टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डाटा है, बेसिकली क्या होता है, देखो दो तरीके, एक तो अपन ने पढ़ा है ग्रेविटी मेथड, फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक मेथड, फिर हमने पढ़ा साइस्मिक मेथड, राइट। साइस्मिक मेथड में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन मेथड और एक हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन मेथड।
फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल मेथड, ये सब याद है क्या आपको? बताइए। इलेक्ट्रिकल मेथड, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, फिर अपने पास आता है वेल लॉगिंग। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है उसको हम दो डोमेन में काम में ले सकते हैं, एक तो टाइम डोमेन में काम में लेते हैं, एक उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सोल्व करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसका जो अपन कोई भी मेथड काम में लेंगे तो उसमें जो भी थ्योरी यूज में लेते हैं तो उसको दो टाइप में काम में लेते हैं, एक तो टाइम डोमेन में, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में। बताइए ये क्लियर है क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे बात कर रहा है ये टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा कैन बी यूज्ड एज ए स्टैटिक शिफ्ट करेक्शन, उसको आप स्टैटिक शिफ्ट करेक्शन में काम में ले सकते हो। ये क्या होता है देखेंगे, क्या होता है स्टैटिक शिफ्ट करेक्शन फॉर मैग्नेटोटेल्यूरिक डाटा। मैग्नेटोटेल्यूरिक एक मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, पढ़ना है आपको इसको। मैग्नेटोटेल्यूरिक डाटा बिकॉज द टेक्निक डज नॉट रिले ऑन डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट टू ऑब्टेन द अपीरेंट रेजिस्टिविटी प्रोफाइल विद द डेप्थ। ये क्या बोला कि टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा को अपन यूज में ले सकते हैं एज ए स्टैटिक शिफ्ट करेक्शन फॉर द मैग्नेटोटेल्यूरिक डाटा। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो टेक्निक है आपकी वो डज नॉट रिले ऑन डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट टू ऑब्टेन द अपीरेंट रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अपीरेंट रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा जब भी अपन रेजिस्टिविटी को मेजर करते हैं तो दो टाइप की रेजिस्टिविटी होता है, एक तो ट्रू रेजिस्टिविटी होगा, ट्रू रेजिस्टिविटी, और एक हमने जो मेजर किया उसको बोलते हैं अपीरेंट रेजिस्टिविटी। अपीरेंट रेजिस्टिविटी। तो जब भी अपन कोई भी मेथड यूज करके, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड यूज करते हैं तो जब भी कोई रोक का जब अपन रेजिस्टिविटी निकालते हैं, रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो जो इस रोक की रेजिस्टिविटी आती है वो एक्चुअल रेजिस्टिविटी नहीं आती है उसकी, जो एक्चुअल या फिर जो ट्रू रेजिस्टिविटी होती है वो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो उससे ट्रू रेजिस्टिविटी हमें नहीं पता चलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक रोक है उसके आसपास कई सारी रोक होती है और उन रोक की रेजिस्टिविटी अलग अलग है। तो जब हम इसकी रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तो बाकी सबकी रेजिस्टिविटी का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट इसके साथ ऐड हो जाता है। उसकी वजह से जो ये जो रोक जिसकी हम रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं उसकी एक्चुअल रेजिस्टिविटी हमें पता नहीं चलती। मेजरमेंट से जो रेजिस्टिविटी पता चलेगी उसको हम बोलते हैं अपीरेंट रेजिस्टिविटी। तो बताइए ये चीज समझ में आई क्या आपको? अपीरेंट रेजिस्टिविटी क्या होती है? यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक। क्लियर है क्या? Yes, sir. उसके बाद देखो द टाइम डोमेन इलेक्ट्रो, एक मेथड है TDEM, ये मेंस के अंदर क्वेश्चन बनता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है, उस सर्वे को पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो ये आपका इसमें टेलफोर्ड वाली बुक में गिवन है, तो इसमें देखिएगा आप, सर्वे an active source sounding which provide information about the electrical structure of the shallow subsurface and in turn static shift in magnetotelluric also arises as। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, आप देखिएगा इसको एक बार, है ना, ये मेरे को भी नहीं आ रहा अभी इतना, तो एक बार थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा। टेलफोर्ड वाली बुक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के अंदर TDEM वाला मेथड एक बार स्टडी कीजिएगा। ओके, नेहा आपको आता है क्या, इसका आइडिया है क्या? परवीन? नो सर, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स मैंने रीड नहीं किया था। परवीन आप बताइए। नो सर, याद नहीं पड़ा। ओके, चलो ये इसको देखेंगे हम बाद में। तो ये बेसिकली क्या है, गेट का पेपर है, उसका जो पहला पार्ट था वो रीजनिंग वाला था, उसको आपको छोड़ देना है। दूसरा जो पार्ट है उसमें जियो फिजिक्स और जियोलॉजी दोनों के क्वेश्चन है, वहां से आप जियोलॉजी के क्वेश्चन को स्किप कर देना। उसके बाद में जो इसका पार्ट सी है, देखो यहाँ पे है, ये जो पार्ट बी जो है उसमें दो सेक्शन है, पहला सेक्शन ओनली जियोलॉजी के लिए है तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद जो पार्ट बी है, पार्ट बी का जो सेक्शन नंबर 2 है वो कंप्लीट जियो फिजिक्स वालों के लिए है, तो वो आपको करना है। तो अभी उस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर द जियो फिजिक्स कैंडिडेट ओनली सेक्शन नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विच टाइप ऑफ VES। तो नेहा बताओ ये VES कर्व क्या होता है? परवीन, नेहा बताओ। सर वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। हाँ, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग, ठीक है। और कहाँ से रिलेटेड है ये, कौन से टॉपिक में है ये? इलेक्ट्रिकल मेथड्स। इलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर है। तो विच टाइप ऑफ VES कर्व इज ऑब्टेन्ड फॉर ए 3 लेयर्ड अर्थ मॉडल। बेसिकली क्या, अच्छा इसमें करते क्या है ये बताओ, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग में क्या करते हो आप? सर हम अर्थ के अंदर इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स होते हैं और हमारे करंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
तो हम करंट भेजते हैं और हम डेटा जो लेते हैं उसके अंदर हमारे जो वर्टिकल जो लेयर्ड हमारी जो अर्थ है, तो वी मॉडल द डेटा हाँ, जिसमें यूजिंग अर्थ है तो उसके अपन वर्टिकल डेटा डाटा लेते हैं, लेते हैं, वर्टिकल रजिस्टिविटी स्ट्रेटा का, को है रीड ना, करते हैं। Yes. रजिस्टिविटी का डाटा लेते हैं। ओके गुड। तो अब हम वर्टिकल डाटा ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अर्थ के अंदर नीचे एकदम सेम रजिस्टिविटी है सब जगह पे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम मान लेते हैं कि अर्थ को एक 3 लेयर मॉडल मान लेते हैं। 3 लेयर मॉडल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लेयर अर्थ मॉडल। दो तरीके के मॉडल मान लेते हैं। तो 2 लेयर अर्थ मॉडल मानते हैं, जिसमें ऐसा मानेंगे कि जो अर्थ के नीचे सिर्फ 2 प्रकार की डेंसिटी है। कहाँ गया वो, अर्थ के अंदर जो पूरी जो अर्थ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रो 1 डेंसिटी, रो 1 रेजिस्टिविटी और रो 2 रेजिस्टिविटी। फिर हम 3 मॉडल मानेंगे, उसमें क्या करेंगे, अर्थ को एक 3 लेयर का स्ट्रक्चर मानेंगे, जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो 1 है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो 2 है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो 3 है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें 3 लेयर अर्थ मॉडल की, कंसिस्टिंग ऑफ, अब ये तीनों लेयर है उनमें क्या क्या है, देखो पहली जो लेयर है वहां पे है वेट सेल। अच्छा, सेल क्या होता है पता है क्या, प्रवीण नेहा बताओ। सैंडस्टोन का टाइप है, वो सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो टॉप जो लेयर है वो सेल है, पुअरली वाटर सेचुरेटेड सैंडस्टोन है। उसके बाद में जो मिडल वाली लेयर है वो सैंडस्टोन है, पुअरली वाटर सेचुरेटेड है, एंड इम्परमिएबल ग्रेनाइट है। तो बेसिकली आपको क्या बोला कि अर्थ है, उसकी जो वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग अपन टेक्निक काम में ले रहे हैं, उसमें भी हमने 3 लेयर अर्थ मॉडल माना है। उसमें हमने 3 लेयर मान ली अर्थ के लिए। पहले वाले की रजिस्टिविटी रो 1, दूसरे की रजिस्टिविटी रो 2, तीसरे की रजिस्टिविटी रो 3। ऊपर वाली जो टॉप लेयर है वो एक सेल है, सेकेंड जो लेयर है वो सैंडस्टोन है, और जो थर्ड लेयर है वो बेसिकली ग्रेनाइट है। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, यस क्वेश्चन क्लियर है क्या। आपसे क्या पूछा है कि विच टाइप ऑफ वीईएस कर्व आपको मिलेगा। तो बेसिकली जब हम वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग डाटा करते हैं तो हमें 4 टाइप के कर्व, अगर वो डिपेंड करता है कि मॉडल कैसा है, अगर 2 मॉडल का सिस्टम ले रहे हैं या फिर हम 3 मॉडल का सिस्टम ले रहे हैं। तो बेसिकली ये आपको दिया हुआ है, इसमें विलियम लोरी जो आपको फंडामेंटल ऑफ जियो फिजिक्स है उसके अंदर है, देखो देखते हैं इसको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में हर बार क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट है। नेहा बताओ कौन से चैप्टर में है ये, सर, ये है 4th चैप्टर में। ये 4 चैप्टर का पेज नंबर बताओ। सर पेज नंबर जियो इलेक्ट्रिसिटी सर है ये 265। एक मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा हैंग हो रहा है ना, चलो इसी में देख लेते हैं ना। इसी में देख लेते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा ना, हैंग हो रहा है थोड़ा ये। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो वो एक बार बुक खोलते हैं अपन ज्यादा समझ में।
नेहा पढ़ा है क्या आपने ये परवीन? ये टाइप्स पढ़े हैं क्या? के क्यू ए इतने यस सर, टाइप्स ये होते हैं। रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स होते हैं वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग में। तो आइडिया है ना आपको कौन कैसे टर्मिनोलॉजी सेट करते हैं इनका? यस सर, सर टर्मिनोलॉजी इसको तो टाइप मतलब वो जिस तरीके से उनका कर्व बनता है उसके शेप पे डिपेंड करता है नाम। सर वो A for A it is row 1 is less than row 2 सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में ओके, असेंडिंग रेजिस्टिविटी ऑर्डर में असेंडिंग होगा ऑर्डर तो में उसको ए बोलेंगे, राइट? इंक्रीज होती है ओके, Q का डिसेंडिंग ऑर्डर में और H और डिसेंडिंग K ऑर्डर का होगा थोड़ा तो Q डिसेंडिंग ऑर्डर में दैट इज रो 1 इज लेस देन रो 2 समथिंग गुड गुड। और नेक्स्ट बताओ, K और के H के तो बारे में। कंफ्यूज K में सर फर्स्ट वाला फर्स्ट एंड लास्ट आर इंक्रीज एंड ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है और बीच वाली की कम होती है। ओके, और फोर्थ वन कौन सा होता है? फोर्थ वन जो H होता है उसमें फर्स्ट और लास्ट की कम होती है, बीच वाली की ज्यादा होती है। गुड गुड। रिवर्स ऑफ ये। तो अब इसमें नाम दिए सर, फिर नाम से रेजिस्टिविटी कैसे निकालना वो प्रॉब्लम आ जाती है बस। कहाँ चला गया? एक मिनट, थोड़ा हैंग हो गया ना, वो ठीक करते हैं अभी। ओके, और पढ़ने का मन है क्या अभी आपका? सर कल करें। परवीन बताओ।